जी बेटा, क्या हाल है आपके? खैरियत से है? ठीक ठाक है? बुक्स आ गई? चल मैं आज अपडेट ले लेता हूँ, कल उसने कहा तो भिजवा दें। चलिए, कोई इशू नहीं है। आज का जो हमारा लेक्चर है इट इज जस्ट अ रिवीजन। आप यूं समझ लें कि जो आपका थोड़ा सा रस्ट लगी हुई है माइंड्स में अबाउट द ओल्ड कॉन्सेप्ट्स, जिसकी आगे एप्लीकेशन आनी है, हमने उसको सिर्फ रिवाइज करना है, रिफ्रेश करना है। आई विल एडवाइज आप बिल्कुल बेशक कुछ ना लिखें, क्योंकि ये जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ उसको मैंने अपनी किताब का पहला चैप्टर नॉलेज ब्रॉट फॉरवर्ड के नाम से खुद इंक्लूड किया हुआ है। इट्स नॉट पार्ट ऑफ योर सिलेबस। ये पुरानी चीजें हैं, इसमें से कुछ टेस्ट नहीं होना, सिर्फ इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि कुछ ने पहले पढ़ा होगा, रिसेंट भी पढ़ी हुई चीजें मैं कहाँ याद होती है, क्या ख्याल है? तो इसलिए रिवाइज कर लेना बेहतर है, क्योंकि इससे रिलेटेड जब कॉन्सेप्ट्स आएंगे आगे फिर आप सोचेंगे कि यार ये पढ़ा था पता नहीं क्या था, तो वो वाला मामला हमारे साथ ना हो। तो अगेन फिर रिपीट कर रहा हूं, जैसे रेलेवेंट कॉस्टिंग है इसको रिवाइज करेंगे तो जैसे आप पहले इसके सवाल देखते थे, एक आता था पूरा सवाल रेलेवेंट कॉस्टिंग का, वी आर नॉट गोइंग टू डू दैट। तो सर कल जैसे मैंने आपको बताया था कि कुछ चीजें हैं जो कि हमारी कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर हम लोग इसको देख रहे होते हैं। कुछ एक कॉन्सेप्ट सिलेक्टिव है, जैसे फॉर एग्जांपल मेरा ख्याल है I2A में या इंट्रोडक्शन जो सॉरी FAR 1 के अंदर भी आप ये कॉस्ट के कॉन्सेप्ट को पढ़ते हो, एक चैप्टर है वहां पे। लेकिन बहरहाल ये एक ऐसा एरिया है कॉस्ट की क्लासिफिकेशन का जहां से हम उमूमन कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग को शुरू कर रहे होते हैं। तो बिस्मिल्लाह करते हैं सर। हमारे नॉलेज ब्रॉड फॉरवर्ड की कुछ चीजें हैं जो कि इंशाल्लाह आज डिस्कस होंगी हमारी। आप लोग कल भी मैंने पूछा था, ऐसा तो कोई नहीं है जिसने CM में ना पढ़ रखी हो, पास है ना सबकी? चले, गुड इनफ। तो बेटा पुराने कॉन्सेप्ट्स हैं। कॉस्ट की क्लासिफिकेशन हम सबसे पहले पढ़ा करते थे विद रिस्पेक्ट टू नेचर नंबर 1 एंड विद रिस्पेक्ट टू बिहेवियर, ऐसा ही है। बट जब हम विद रिस्पेक्ट टू नेचर की बात करते थे तो हम कहते थे कि कॉस्ट के बेटा दो कैटेगरीज हैं, एक वो है जो कि प्रोडक्शन कॉस्ट है और एक नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट है। प्रोडक्शन कॉस्ट वो है जो कि आपके सारे के सारे खर्चे जो कि आप अपनी बेटा फैक्ट्री में खड़े होकर करते हैं, वो तमाम के तमाम खर्चे आपके प्रोडक्शन के खर्चे हैं। और अभी नॉन प्रोडक्शन के अभी इस पे बात करते हैं। प्रोडक्शन के यानी कि फैक्ट्री में जो होने वाले खर्चे हैं उसको फर्दर सब क्लासिफाई किया जाता है किसके अंदर? डायरेक्ट कॉस्ट में और इनडायरेक्ट कॉस्ट में। देखिए आपको उसकी क्लासिफिकेशन नजर आ रही है, प्रोडक्शन नॉन प्रोडक्शन। व्हेन वी टॉक अबाउट प्रोडक्शन उसकी फर्दर दो क्लासिफिकेशन है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट की। बेटा डायरेक्ट कॉस्ट वो होती है जिनको मैं यूनिकली ट्रेस कर सकता हूं इनटू माय ईच कॉस्ट यूनिट। कॉस्ट यूनिट क्या था? कोई भी यूनिट ऑफ अ प्रोडक्ट जो कि मैं मैन्युफैक्चर कर रहा हूं अपनी फैक्ट्री के अंदर। अगर फॉर एग्जांपल मैं फर्नीचर मैन्युफैक्चरर हूं तो ये एक चेयर मेरा कॉस्ट यूनिट है। ये सब पुरानी चीजें हैं, रिफ्रेश कर रहे हैं। इसको कॉस्ट यूनिट कहा जाता है। और हमारी कॉस्ट अकाउंटिंग का आखिरी स्टेप यही होता है कि हम अपने कॉस्ट यूनिट की टोटल कॉस्ट जानने की कोशिश कर रहे होते हैं कि इस पे खर्चा लगा कितना है। दैट इज बेसिकली द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ऑफ आवर कॉस्ट अकाउंटिंग। तो सर डायरेक्ट कॉस्ट क्या है? वो खर्चा, वो तमाम के तमाम खर्चे जिसको मैं यूनिकली ट्रेस कर सकता हूं इनटू माय कॉस्ट यूनिट के इसमें ये खर्चा कितना कितना लगा। जिसकी बेटा ट्रेसेबिलिटी मुमकिन नहीं है उसको मैं डायरेक्ट कॉस्ट नहीं बोल सकता। अब इसमें फर्दर आपको याद होगा क्लासिफिकेशन आती थी कि भाई मटेरियल हो सकता है, लेबर हो सकती है और अदर अखराजात हो सकते हैं। मटेरियल अगेन डेफिनेशन कॉन्सेप्ट वही है, ऐसा मटेरियल जिसको यूनिकली ट्रेस किया जा सके इनटू ईच कॉस्ट यूनिट, वो मेरा डायरेक्ट मटेरियल बन जाता है। लेबर वो मजदूर काम करने वाले जो कि आपके फैक्ट्री प्रेमिसेस में काम कर रहे हैं, जिनके घंटों को आप यूनिकली ट्रेस कर सकते हैं कि इनके कितने घंटे लग रहे हैं एक कॉस्ट यूनिट बनाने में, तो उनके घंटों की कॉस्ट को क्या ले लिया जाता है? डायरेक्ट लेबर। ठीक है। इसी तरह से अगर हम अदर एक्सपेंसेस की बात करते हैं, ये इतने पॉपुलर नहीं है। मैं वहां पे भी बात करता था कि जैसे कोई स्पेसिफिक टूल आपने एक कॉस्ट यूनिट इस्तेमाल करने के लिए किया है, उसके बाद उसका कोई इस्तेमाल ना हो सका, उसको आप अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस में डाल सकते हैं। मैं वहां पे बच्चों को मिसाल आमतौर पर दिया करता था कि जैसे ये जो बर्तन बनाने वाले होते हैं, तो जब आपने किसी कस्टमर का एक स्पेसिफिक ऑर्डर है, उसने फॉर एग्जांपल कॉफी सेट का आपको ऑर्डर दिया है और वो कस्टमाइज्ड है, तो उसके लिए उसने एक डाई तैयार की है स्पेसिफिकली इस मकसद के लिए कि सिर्फ ये एक कॉफी का सेट तैयार किया जा सके। उसके बाद उस डाई का कोई इस्तेमाल नहीं है। अब ना वो मटेरियल है, तो मटेरियल की सबसे बड़ी निशानी क्या है? इट बिकम्स पार्ट ऑफ योर कॉस्ट यूनिट। अब डाई में तो सिर्फ उसका काम यह था कि खास शक्ल दे दी जाती है उन बर्तनों को, तो उसके बाद वो वेस्ट है, उसका कोई इस्तेमाल नहीं है। तो वो भी एक एग्जाम्पल बनती है किसकी? अदर एक्सपेंसेस की, लेकिन डायरेक्ट है, इट इज डायरेक्टली ट्रेसेबल। मैं ट्रेस कर सकता हूं ये मैंने मोल्ड या डाई किस मकसद के लिए ये मैंने मोल्ड या डाई किस मकसद के लिए बनाई? इस मकसद के लिए कि ताकि बस ये एक कॉस्ट यूनिट तैयार किया जा सके, ट्रेसेबिलिटी
पॉसिबल है। तो ये क्या है हमारे तमाम के तमाम डायरेक्ट अखराजात। और वैसे मजे की बात ये है, इसकी डिस्कशन सिर्फ पहले चैप्टर यानी कि जो हम शुरू में पढ़ते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट का लेना देना बस वही तक ही रह जाता है। मैं वहां पे भी बताता हूं आपकी पूरी कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में जो डिस्कशन एक्चुअली जाती है वो किसकी जाती है विद रिस्पेक्ट टू बिहेवियर की। हम इस जबान में बात कर रहे होते हैं कि मेरे खर्चे वेरिएबल है या फिक्स्ड है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट का कहीं उसके बाद जिक्र नहीं आता, लेकिन जाहिर है उसकी अंडरस्टैंडिंग है, इस मकसद के लिए हमें इसे पढ़ना पड़ता है। उसके बाद सर इनडायरेक्ट खर्चे, जो उसकी डेफिनेशन है उसको रिवर्स कर दीजिए। जो खर्चे मैं ट्रेस नहीं कर सकता यूनिकली अपने कॉस्ट यूनिट में, वो क्या है सर? इनडायरेक्ट। अगेन मैं कह रहा हूं लिखने की टेंशन है, सब लिखा हुआ मैंने पहली किताब, जो किताब की पहला चैप्टर है उसमें सब भी मेंशन है चीजें रिवीजन के तौर पर। तो सर इसमें क्लासिफिकेशन क्या है? मटेरियल। मटेरियल से मुराद यहां पे इनडायरेक्ट में कौन सा लिया जाता है कि बेटा या तो वो कॉस्ट यूनिट का पार्ट नहीं बनता, या क्या है, या वो बड़ा नेग्लिजिबल अमाउंट्स में इस्तेमाल हो रहा है और हमारे कॉस्ट यूनिट का पार्ट बन रहा है। फॉर एग्जांपल स्टोर एंड स्पेयर्स की आइटम्स। फॉर एग्जांपल जब आप, अब ये जहन में रखना है कि आप एक फैक्ट्री में खड़े हैं, फैक्ट्री के अंदर बेटा स्टेशनरी के आइटम इस्तेमाल होते हैं, टिश्यू पेपर इस्तेमाल होते हैं, एंटरटेनमेंट की आइटम्स जिसमें आपकी वो चाय वगैरह की चीजें, अब ये चीजें मटेरियल में काउंट होती है लेकिन दे डू नॉट बिकम द पार्ट ऑफ योर कॉस्ट यूनिट। क्या ख्याल है? लेकिन मटेरियल नेचर है, मैं ये नहीं कहूं कि नेचर जो है वो टेंजिबल की है। ऑन द अदर हैंड नट्स एंड बोल्ट्स ये आपके प्रोडक्ट का पार्ट बनते हैं, लेकिन वो इतनी नेग्लिजिबल अमाउंट्स में होते हैं कि हमें ट्रेसेबिलिटी पता क्यों मुश्किल हो जाती है। मैं वहां पे भी बात करता हूं क्योंकि हमें ये इस चीज का तयन करना मुश्किल हो जाता है कि एक कॉस्ट यूनिट जो है, जो फॉर एग्जांपल एक नट की बात करें, एक नट की कॉस्ट क्या है, जिसकी वजह से ट्रेसेबिलिटी मुश्किल हो जाती है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। देखो हम जब नट्स एंड बोल्ट्स परचेज करते हैं ना, तो मैं वहां पे एग्जैक्ट एग्जांपल देता था, तो हम लोग इस तरह नहीं परचेज करते कि मैं किसी सप्लायर से कहूं मुझे एक नट दे दो, एक बोल्ट दे दो। तो सोचे कि एक एसी बनाने वाली कंपनी है, उसमें कितने एसी मैन्युफैक्चर करने होंगे, उसको कितने नट्स एंड बोल्ट्स की जरूरत पड़ेगी, तो वो जाहिर है टन्स के हिसाब से परचेज करती है। तो वहां पे मुश्किल हो जाता है ये जानना कि एक नट की कॉस्ट क्या है। मैं ये तो जान सकता हूं एक एसी में 8 नट्स एंड बोल्ट्स लगते हैं, लेकिन हर नट एंड बोल्ट की कॉस्ट क्या है? इट्स डिफिकल्ट फॉर मी, जिसकी वजह से ट्रेसेबिलिटी क्या हो जाती है? मुश्किल। ये हम किताबों में पढ़ते हैं कि नेग्लिजिबल अमाउंट्स में इस्तेमाल होने वाली जो आइटम है उसको हम कहां क्लासिफाई करेंगे? इनडायरेक्ट। लेकिन हम इसकी लॉजिक पे नहीं जाते, लेकिन बहरहाल इसकी लॉजिक ये होती है। इसी तरह फर्नीचर में जो आपका वार्निशेस और ग्लूज वगैरह लगती है, इसमें भी ट्रेसेबिलिटी मुश्किल हो जाती है, जिसकी वजह से हम इसको कहां बेटा प्लेस कर रहे होते हैं? मटेरियल के अंदर। और रीजन यही होती है कि ट्रेसेबिलिटी में कहीं ना कहीं इशू आता है। या तो हम ये जान नहीं पाते कि एक यूनिट में लग कितना रहा है, या हम ये नहीं जान पाते कि एक यूनिट ऑफ मटेरियल है कितने का। दोनों में कहीं पे भी अनसर्टेनिटी आ जाए तो ट्रेसेबिलिटी बेटा हमारे लिए मुश्किल हो जाती है। ये कॉन्सेप्ट तो याद है ना, मटेरियल की कॉस्ट पर यूनिट कैसे निकाली जाती है? अगर मैं केजीज ले लूं तो रुपीस पर केजी इंटू केजी पर यूनिट, वहां से हमारे पास रुपीस पर यूनिट आता है। तो बेटा इन दोनों चीजों में से कहीं पे भी अनसर्टेनिटी आ गई तो इसका क्या मतलब है? ट्रेसेबिलिटी बेटा हमारे लिए मुश्किल है, जिसकी वजह से ये मटेरियल क्या बन गया? इनडायरेक्ट बन गया। बेटा लेबर, इनडायरेक्ट लेबर कौन सा? तमाम का तमाम सैलरीड स्टाफ। आपकी अभी फैक्ट्री में रहना है, क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं? प्रोडक्शन कॉस्ट। सर आपका तमाम का तमाम जो मजदूर तबका है, उसके अलावा जिसको सैलरी मिलती है पूरा महीने के हिसाब से उसको पेमेंट होती है, तो सर वो कहां पे फॉल करते हैं? इनडायरेक्ट लेबर के अंदर। फॉर एग्जांपल आपका पूरा जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है फैक्ट्री, उसका जो हेड है, द प्रोडक्शन डायरेक्टर, द प्रोडक्शन मैनेजर, बेटा उसको सैलरी के हिसाब से पे हो रहा है। इस हिसाब से थोड़ी पे हो रहा है कि इतनी प्रोडक्शन वो कर रहा है, वो तो प्रोडक्शन में इन्वॉल्व ही नहीं है। इसी तरह सुपरवाइजर, जिसका काम क्या है कि जितनी लेबर फोर्स है उनके काम को सुपरवाइज करना है। ही इज पेड ऑन द मंथली बेसिस, एक पे रोल के ऊपर वो बंदा है। सर फैक्ट्री का फॉर एग्जांपल सिक्योरिटी गार्ड, सिक्योरिटी गार्ड वो तो पूरे जो आपका फैक्ट्री है उसकी सिक्योरिटी उसकी जिम्मेदारी है, उसको पेमेंट महीना गुजरता है उसको पेमेंट कर दी जाती है। His hours cannot be directly traceable into each cost unit। ये जितनी भी मैंने मिसालें दी हैं, देखो डेफिनेशन कॉन्सेप्ट वही है, ठीक है जी। तो ये कहां फॉल कर जाता है? इनडायरेक्ट लेबर में, पुरानी बात है। और बेटा जितने बाकी खर्चे बच जाते हैं जो ना मटेरियल में फॉल करते हैं ना लेबर में, वो कहां क्लासिफाई हो जाते हैं? अदर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में। और इसके अंदर क्या क्या चीजें शामिल है? अगर आप बिल्डिंग की बात करें तो बेटा बिल्डिंग की डेप्रिसिएशन, बिल्डिंग की मेंटेनेंस, बिल्डिंग की इंश्योरेंस, बिल्डिंग की रिपेयर एंड मेंटेनेंस, इस तरह के खर्चात। तो अगर मशीनरी है वहां पे तो मशीन के ये सारे के सारे खर्चे, क्या ख्याल है? यानी कि उसकी डेप्रिसिएशन, उसकी रिपेयर एंड मेंटेनेंस, उसकी इंश्योरेंस, बिल्डिंग का रेंट भी इसमें कवर्ड है साहब।
क्या ख्याल है? फिर उसके अलावा बेटा यूटिलिटीज, हीटिंग, लाइटिंग, ये तमाम अखराजात हैं जो कि किसमें कवर होते हैं, इसके अंदर कवर हो रहे होते हैं। ठीक है, तो दैट्स हाउ वी बाइफरकेट आवर कॉस्ट इनटू प्रोडक्शन एंड नॉन प्रोडक्शन, और प्रोडक्शन को फर्दर सब एनालाइज किया जाता है। बेटा इन सब को एक नाम दिया जाता था, आपको याद है, प्रोडक्शन ओवरहेड्स। एग्री? जितने भी खर्चे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के ट्रेसेबल नहीं होते उनको प्रोडक्शन ओवरहेड्स का नाम दिया जाता है। और इसको जब समराइज करते थे तो आपको याद होता था कि जब भी एक प्रोडक्ट बनाना है तो सर हम समेट के बात करते थे कि इसमें 3 खर्चे होते हैं। कौन से? मटेरियल, लेबर और ओवरहेड्स। तो वो टेक्निकली हम बात पता क्या कर रहे होते थे कि डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट अदर एक्सपेंसेस होते ही नहीं थे, और उसके अलावा क्या होता था, प्रोडक्शन ओवरहेड, और उसमें वो सारी चीजें कवर हो रही होती है। तो ये स्लाइड सी रिवीजन है कॉस्ट की क्लासिफिकेशन विद रिस्पेक्ट टू बिहेवियर। बेटा इसमें आप खुद कफील है, वैसे तो आपको खुद पता है कि नॉन प्रोडक्शन के खर्चे कौन से हैं। आप फैक्ट्री से बाहर आ जाए, एडमिनिस्ट्रेशन के खर्चे, फाइनेंस डिपार्टमेंट के खर्चे जिनको फाइनेंस कॉस्ट, और फिर उसके अलावा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के खर्चे, अदर एक्सपेंसेस फॉर एग्जांपल गेन या लॉस ऑन डिस्पोजल, वो यहीं पे कवर होता है ना। यानी कि इंटरेस्टिंगली तुम्हारी जो इनकम स्टेटमेंट जो तुम प्रिपेयर करते हो उसमें जो कॉस्ट की बेटा क्लासिफिकेशन है वो विद रिस्पेक्ट टू नेचर या फंक्शन भी बोलते हैं, विद रिस्पेक्ट टू नेचर या फंक्शन। तो बेटा बनाते ही किस हिसाब से है इनकम स्टेटमेंट, आप फंक्शन के एतबार से। इंटरेस्टिंगली ये जो जितने भी मैंने आपको गिनवाए हैं प्रोडक्शन और नॉन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स, जिसमें मैंने आपको कहा कि इसमें एडमिन है, इसमें आपका सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन है, इसमें आपका मैंने बात की कि फाइनेंस डिपार्टमेंट, क्या ये इटसेल्फ कॉस्ट के साथ साथ डिपार्टमेंट्स भी नहीं है? यस, ये फंक्शनल डिपार्टमेंट्स भी हैं। तो खुद सोचो इनकम स्टेटमेंट को इसी तरतीब से तो हम बनाते हैं। क्या ख्याल है, सेल्स में से सबसे पहले कौन सा खर्चा माइनस करते हैं? प्रोडक्शन कॉस्ट, जिसको हम सीओजीएस बोलते हैं, ओपनिंग क्लोजिंग की एडजस्टमेंट करने के बाद। जीपी आता है, जीपी के बाद बेटा सारे खर्चे कौन से होते हैं? नॉन प्रोडक्शन के। दैट्स हाउ यू प्रिपेयर योर इनकम स्टेटमेंट। बहरहाल ये एक एडिशनल इंफॉर्मेशन थी, रिवीजन ऑफ द ओल्ड कॉन्सेप्ट्स। चले ये रिफ्रेशर हो गया, इसमें और कोई हमें डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। चले कॉस्ट को बेटा फिर हम एनालाइज करते थे, वही कॉस्ट है। देखिए कॉस्ट नहीं चेंज हो रही, पहले उसको एक अलग अंदाज में बाइफरकेट किया, अब एक अलग अंदाज में बाइफरकेट करने लगे हैं। मैं कुछ और रिलेट करता हूं तुम्हें। ये बाइफरकेशन है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की जबान में, एग्री करते? एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग प्रिंसिपल के अंदर क्या इनकम स्टेटमेंट ऐसे नहीं प्रिपेयर होती कि सेल्स में से क्या माइनस किया जाता है? सारी की सारी प्रोडक्शन खर्चे, भले वो वेरिएबल हो भले फिक्स्ड हो। फिर जीपी पे आते हैं, फिर सारे के सारे नॉन प्रोडक्शन खर्चे माइनस होते हैं, भले वेरिएबल हो भले फिक्स्ड हो। और ये जो कॉस्ट की तकसीम होती है ये फ्रॉम द मार्जिनल कॉस्टिंग कॉन्सेप्ट होती है। अब उस वक्त क्योंकि अभी बच्चे होते हैं तो हमें पता नहीं होता कि एब्जॉर्प्शन मार्जिनल भी कोई चीज आएगी आगे। बहरहाल तो इसमें क्या होता है, विद रिस्पेक्ट टू बिहेवियर हम टोटल कॉस्ट को तोड़ते हैं कि यार कौन सी कॉस्ट कैसा बिहेव करेगी विद द चेंज ऑफ द एक्टिविटी लेवल। कि एक्टिविटी लेवल बढ़ाएंगे तो उनमें से कौन सा खर्चा जो वेरी करेगा और कौन सा खर्चा जो वेरी नहीं करेगा। तो बेटा वेरिएबल कॉस्ट जो है इसका ये खासा होता है कि इट इंक्रीजेस और डिक्रीजेस विद द चेंज इन योर activity level, whereas this does not change. लेकिन again in the shorter run, because in the longer run no cost is fixed. पुरानी बात, ठीक है ना सर? और ये जो मैं आपसे बात कर रहा हूं कि वेरिएबल कॉस्ट का ये खासा है कि ये इंक्रीज और डिक्रीज होता है विद द चेंज इन एक्टिविटी लेवल। ये मैं बात कर रहा हूं टोटल वेरिएबल कॉस्ट की। जहां तक तो पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट का ताल्लुक है बेटा वो फिक्स्ड रहती है। एक यूनिट को बनाने के मिसाल के तौर पर वेरिएबल खर्चा है 10 रुपए, तो एक यूनिट बनाऊंगा तो टोटल वेरिएबल खर्चा 10 रुपए, 2 यूनिट्स बनाऊंगा टोटल वेरिएबल कॉस्ट 20 रुपए, 3 यूनिट्स बनाऊंगा 30 रुपए। ये बढ़ क्या रहा है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट बढ़ रही है बेटा। जो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है वो तो 10 रुपए की 10 रुपए ही है। इसका रिलेशनशिप क्या था, इसका फीचर क्या था? तो बेटा एक खास एक्टिविटी थ्रेशोल्ड तक ये कभी भी वेरी नहीं करती, और वो एक्टिविटी थ्रेशोल्ड है फॉर एग्जांपल 10,000 यूनिट्स। क्योंकि होता यही है कि आप फॉर एग्जांपल एक फैक्ट्री ओन करते हैं और उसकी कोई ना कोई प्रोडक्शन कैपेसिटी होती है। जैसे मैंने यहां पे मिसाल ले ली कि एक्टिविटी थ्रेशोल्ड हमारा है 10,000 यूनिट्स। तो बेटा अगर 10,000 यूनिट्स तक रहेंगे तो चाहे 1 यूनिट बनाओ, चाहे 10 बनाओ, 1000 बनाओ, 10,000 बना लो, बेटा फिक्स कॉस्ट चेंज नहीं होगी। मिसाल के तौर पे फिक्स कॉस्ट आपकी पूरी बिल्डिंग की मैं अज्यूम कर रहा हूं आसानी के लिए
वो सिर्फ 1 लाख रुपए है और इसके अंदर सिर्फ रेंट ही है और मैं कुछ एज्यूम नहीं कर रहा। तो बेटा जितने मर्जी यूनिट्स बनाओ 10,000 में रहते हुए 1 लाख का खर्चा आना ही आना है। इट विल नॉट वेरी विद द चेंज इन एक्टिविटी लेवल। यस, जब हम बेटा 10,000 की एक्टिविटी थ्रेशोल्ड क्रॉस करेंगे तो फिर फिक्स कॉस्ट इन द लॉन्गर रन क्या हो जाती है? स्टेप फिक्स्ड कॉस्ट। स्टेप फिक्स कॉस्ट की यही निशानी है, बड़ा होगा सारी चीजें। स्टेप फिक्स कॉस्ट की यही निशानी है कि जब एक सर्टेन एक्टिविटी थ्रेशोल्ड क्रॉस होता है तो वो स्टेप अप होके एक नए लेवल पे चली जाती है फिक्स कॉस्ट के और फिर रिटेन रहती है अप टिल द नेक्स्ट एक्टिविटी थ्रेशोल्ड इज मेट। फॉर एग्जांपल अगेन 10,000 यूनिट्स बढ़ा दें तो वो वाली कॉस्ट 20,000 यूनिट्स तक रहेगी। फिर आप उस कैपेसिटी से एक्सीड करेंगे तो अगेन वो कॉस्ट स्टेप अप हो जाएगी। इसीलिए कहते हैं कि बेटा इन द लॉन्गर रन कोई फिक्स कॉस्ट फिक्स नहीं रहती, वो वेरी कर जाती है। लेकिन फिर भी हम इसको वेरिएबल कॉस्ट नहीं बोलेंगे क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट तो बेटा वो है जो कि हर यूनिट के साथ चेंज होती है। फिक्स कॉस्ट क्या फीचर है कि ये एक एक्टिविटी थ्रेशोल्ड तक तो फिक्स्ड है ना सर, उसके बाद स्टेप अप होती है। तो फिक्स्ड कॉस्ट इन द लॉन्गर रन वेरिएबल नहीं हो जाती, स्टेप फिक्स्ड हो जाती है। इसलिए ये आप अक्सर बहुत बच्चे कहते हैं कि नो कॉस्ट इज फिक्स्ड इन द लॉन्गर रन, इन द लॉन्गर रन सारी कॉस्ट वेरिएबल हो जाती है। वेरिएबल नहीं होती, फिक्स्ड कॉस्ट इन द लॉन्गर रन इट बिकम्स स्टेप फिक्स्ड कॉस्ट, लेकिन फिक्स्ड नहीं रहती, इसमें तो कोई दो राय नहीं। और सर इसका क्या खासा है? फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट के साथ क्या एक फीचर अटैच्ड है, जहां मैंने इसकी बात की कि वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट फिक्स्ड रहती है, ऐसा ही है। फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट पे क्या इंपैक्ट आता है जब मैं अपना वॉल्यूम बढ़ाता हूं? तो वही इफेक्ट आता फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट पे। टोटल के बारे में तो हमने बात कर ली कि भाई चाहे आप अपना एक्टिविटी लेवल बढ़ाएं चाहे कम करें, टोटल फिक्स कॉस्ट में तो चेंज नहीं होना। हाँ, बशर्ते ये कि एक्टिविटी थ्रेशोल्ड तक रहूं, इससे बियॉन्ड ना जाऊं। लेकिन जहां तक फिक्स कॉस्ट पर यूनिट का ताल्लुक है बेटा वो रिड्यूस होती है। तो सोचो मेरी कॉस्ट क्या रहनी है? 1 लाख, मैं 10,000 यूनिट्स बनाऊं, 5,000 बनाऊं, 500 बनाऊं, 10 यूनिट बनाऊं, इस टोटल कॉस्ट में यही रहना है। लेकिन आप खुद सोचें अगर आप सिर्फ 1 यूनिट बना रहे हैं तो 1 लाख की 1 लाख कॉस्ट उस 1 यूनिट में जॉब करनी है। फिक्स कॉस्ट पर यूनिट कितनी हुई? 1 लाख। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल मैं 10,000 यूनिट्स बना रहा हूं तो मेरे इस 1 लाख की कॉस्ट को कितने यूनिट्स में जॉब करना है? 10,000 ने। व्हाट इज द फिक्स कॉस्ट पर यूनिट? 10 रुपीज पर यूनिट। ये बात कर रहा था, ये भी हम वहां डिस्कस करते हैं कि बेटा जो फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट है उसका फीचर क्या होता है कि वो पर यूनिट आपका रिड्यूस होता है एज यू इंक्रीज योर एक्टिविटी लेवल। तो ये बस इतनी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये पुराने कॉन्सेप्ट्स हैं, सिर्फ इसके बिहेवियर को रिवाइज करने के लिए कि ताकि जब इसकी डिस्कशन आगे आए तो आपके जहनों में ये चीजें हो। यहां तक कोई इश्यू तो नहीं है रिवीजन के अंदर? ओके। और ये भी आपको याद होगा कि जब हम 1 साल की वेरिएबल कॉस्ट की बात करते हैं, जब हम अगले साल की वेरिएबल कॉस्ट कैलकुलेट करने जाएं तो वेरिएबल कॉस्ट में 2 चेंजेस लें मेनली, तो आप अगले साल की वेरिएबल कॉस्ट कैलकुलेट कर सकते हो। ये सीवीपी एनालिसिस में भी पढ़ते हैं, ये वेरिएंस एनालिसिस में भी पढ़ते हैं कि वेरिएबल कॉस्ट इज अफेक्टेड बाय 2 आइटम्स। नंबर 1 इन्फ्लेशन, नंबर 2 वॉल्यूम। क्योंकि इट इज अफेक्टेड बाय वॉल्यूम, सो अगर 1 साल की आपके पास कोई भी वेरिएबल कॉस्ट का आइटम है, ये देखो वेरिएबल कॉस्ट में क्या क्या शामिल है? मटेरियल हो सकता है, लेबर हो सकता है और वेरिएबल ओवरहेड्स हो सकते हैं। तो बेटा इनका ये खासा होता है कि ये वेरिएबल इन नेचर है, दे विल वेरी विद द वॉल्यूम। तो अगर 1 साल की आपके पास इनमें से कोई भी वैल्यू मौजूद है और आपने अगले साल की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो सर आपको अगर इनमें इन्फ्लेशन का इफेक्ट बता दिया जाए और वॉल्यूमेट्रिक इंक्रीज या डिक्रीज बता दिया जाए तो आप अगले साल की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। ये भी पुराना कॉन्सेप्ट है। बहरहाल जब आएगा तो ये काफी दफा ये यहां पे भी यूज होता है, तो जब आएगा मैं इसको दोबारा रिफ्रेश कर दूंगा। लेकिन दिस डेटा इज नॉट अफेक्टेड बाय द इंक्रीज इन वॉल्यूम फ्रॉम 1 ईयर टू एन अदर ईयर, लेकिन डेफिनेटली इट इज अफेक्टेड बाय द इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन से इफेक्ट होगा। क्या ख्याल है? कोई एक मिसाल ले लेते हैं, रेंट। बेटा रेंट नहीं बढ़ता, बिल्कुल बढ़ता। आप लोगों में से कुछ लोग जो हॉस्टलाइज होंगे तो सर एक नॉर्मल मामला है कि 1 साल के बाद 10% का इंक्रीज होता है, कोई भी कमरा चल रहा है तो इट्स कॉमन, ठीक है ना सर? तो सर ये हल्का सा रिफ्रेशर था अबाउट द बेसिक कॉस्ट एंड द डिस्ट्रीब्यूशन। यहां पे भी बेटा डायरेक्ट इनडायरेक्ट का कोई लेना देना नहीं है, आपको जगह जगह वेरिएबल कॉस्ट फिक्स कॉस्ट नजर आ रही हो, ठीक है ना सर? चले तो आगे मूव करते हैं।
अब मैं उस पुराने नॉलेज की तरफ आने लगा हूं जिससे हमारा पहला चैप्टर लिंक्ड है, जो कि है इन्वेस्टमेंट अप्रेजल, जो है लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग। बेटा जब मैं वहां पे भी पढ़ाता था कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, तो मैं यही ग्रेड बनाता था इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन दिस पॉइंट इन डिटेल। और मैं मकसद ये होता था कि बच्चे को राइट फ्रॉम द बिगिनिंग पता होना चाहिए कि ये जो कॉन्सेप्ट है इसकी एप्लीकेशन कहां कहां है। पहले तो क्योंकि मैंने आपसे कल जिक्र किया था कि कैफ 8 के अंदर वो कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग थी, उसके अंदर शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग भी थी और इन्वेस्टमेंट अप्रेजल लॉन्ग टर्म भी था, तो इसलिए बच्चा इसकी पूरी शक्ल कैफ 8 में देख लेता था। लेकिन अब इसका जो एक भाई है वो उठा के वो यहाँ ले आया, एक बिछड़ा हुआ भाई वो कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग आप पढ़ के आते हो। लेकिन मैं वहां पे भी ऐसे ही करता था, यहाँ पे भी क्या कॉन्सेप्ट क्या है बेटा, बिजनेस अपने जितने भी डिसीजन लेता है, जितने भी इंटरनल बिजनेस डिसीजन लिए जाते हैं, वो प्राइमरीली दो तरह के होते हैं, एक शॉर्ट टर्म डिसीजंस और एक को लॉन्ग टर्म डिसीजंस बोला जाता है। बेटा शॉर्ट टर्म डिसीजंस कौन से होते हैं कि जिनके साथ एसोसिएटेड कॉस्ट और बेनिफिट्स, उनका ताल्लुक बस एक साल के अंदर अंदर तक ही होता है, दे डू नॉट एक्सीड बियॉन्ड 1 ईयर, ठीक है, या वो वन ऑफ नेचर के होते हैं। हमने एक ही वक्त में बस कॉस्ट को बेनिफिट से कंपेयर करना होता है और देख लेना होता है कि क्या कॉस्ट ज्यादा है या बेनिफिट ज्यादा है, और अकॉर्डिंगली वी टेक द डिसीजन। और इसकी कैटेगरीज तुम्हें सब याद होनी चाहिए, अब यहां पर नहीं होगी, जिक्र नहीं आएगा, लेकिन मैं रिफ्रेश करवा देता हूं। लिमिटिंग फैक्टर डिसीजंस, मेक और बाय डिसीजंस, फर्दर प्रोसेसिंग डिसीजंस, याद है, स्पेयर कैपेसिटी डिसीजंस, सादी सादी ऑप्शन इवैल्यूएशन, ये इस तरह के कुछ शट डाउन डिसीजंस होते थे। ये सब एग्जांपल्स किसकी हैं, शॉर्ट टर्म की, ठीक है। तो जो भी मैंने फैसला करना होता था उसका ताल्लुक साल के अंदर उससे एसोसिएटेड, उससे जो जुड़ी हुई कॉस्ट है और उससे जुड़े हुए बेनिफिट्स हैं, उनका ताल्लुक साल के अंदर अंदर ही है। जब तो बेटा ये जो लॉन्ग टर्म डिसीजंस हैं, ये क्या है कि इनके साथ जुड़े हुए कॉस्ट और बेनिफिट्स दे विल बी स्पेंड ओवर अ पीरियड ऑफ मोर देन 1 ईयर, 5 साल, 6 साल, 7 साल। इसको कॉन्ट्रैक्ट्स बोला जाता था। कॉन्ट्रैक्ट की खासियत है कि वो साल के अंदर अंदर ही ऑलमोस्ट खत्म हो जाता है। यहाँ प्रोजेक्ट्स कहा जाएगा। प्रोजेक्ट की बेटा खासियत ये होती है कि वो 1 साल के अंदर में खत्म होता, इट एक्सटेंड्स फॉर अ पीरियड ऑफ मोर देन अ ईयर। 4 साल का प्रोजेक्ट है, 5 साल का है, 6 साल का है। तो सर ये जो लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स है, इनकी नोयत क्या है, 1 साल से ज्यादा। फॉर एग्जांपल कल मैंने आपके साथ एक मिसाल शेयर की थी कि मैं एक पिज्जा आउटलेट जैसे ओपन करना चाह रहा हूं, तो इसकी नेचर क्या होगी, शुरू में बेटा मुझे कुछ कैपिटल इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। क्या ख्याल है, पिज्जा आउटलेट आपने बनाना है तो आप खुद सोचो ना, लॉजिकली खुद सोचो एक बिजनेसमैन के पर्सपेक्टिव से। लेट्स अज्यूम मुझे लैंड भी लेनी पड़ी उसके लिए, फिर मैंने उसके लिए एक बिल्डिंग का स्ट्रक्चर खड़ा करना था, कैपिटल इन्वेस्टमेंट, फिर उसके अंदर मुझे वो इक्विपमेंट इंस्टॉल करना है जिससे मैं ज़ाहिर है पिज्जा की मैन्युफैक्चरिंग करूंगा। डाइन इन करना है तो उसके लिए फर्नीचर मुझे ऑन बोर्ड करना पड़ेगा। क्या ये शुरू में कैपिटल के खर्चे नहीं? यस, those are the capital investments in the beginning, and yes, this capital investment will generate the net profits in the future, net cash flows for me in the future, and that's how the businesses work. आपका क्या ख्याल है, पिज्जा आउटलेट मैंने खोला है तो क्या मैं इसलिए खोला कि 1 साल में बस चला के इसको बंद कर दूंगा? सर यही मकसद होता है कि 5, 6, 7, 8 साल चले, मुझे कोई नेट बेनिफिट्स दे ताकि मैं कैपिटल कॉस्ट शुरू में जो लगी है उसको कवर करूं और बियॉन्ड जाके कुछ प्रॉफिट्स अर्न कर सकूं। दैट्स व्हाट इट इज। लेकिन चूंकि यहां पे एक बड़ी मजेदार चीज होगी कि इन्वेस्टमेंट आज हो रही होगी, फायदे फ्यूचर में हासिल हो रहे होंगे, ये सब कैश फ्लोस डिफरेंट पॉइंट्स इन टाइम पे हैं, तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कॉन्सेप्ट आ जाएगा। क्वांटिटेटिव मेथड्स पढ़ा हुआ ना, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, मैं उसको भी रिवाइज करूंगा इंटरेस्टिंगली, ठीक है, यहां पे हम रिवाइज करेंगे उसको। टाइम वैल्यू ऑफ मनी यही कहती है ना बेटा कि 100 रुपया आज जो है उसकी वर्थ आज से 1 साल बाद 100 रुपया नहीं रहेगी, इट विल वेरी ड्यू टू द डिफरेंट फैक्टर्स। तो सर खुद सोचें, आपने आज कुछ इन्वेस्टमेंट की, पहला फायदा हासिल हो रहा है पहले साल के एंड पे, दूसरा नेट प्रॉफिट हासिल हो रहा है दूसरे साल के एंड पे, तीसरा फायदा तीसरे साल के एंड पे, तो क्या ये कैश फ्लोस सेम पॉइंट इन टाइम पे खड़े हैं? इनको आपस में स्ट्रेट अवे ऐड कर दूं आपस में? नहीं, वो डिफरेंट लेवल्स पे है। इनको किसी एक पॉइंट इन टाइम पे ला के तो मुझे डिसीजन मेकिंग करनी होगी, तो वहां पे क्या मामला आ जाता है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी का मामला आ जाता है। बहरहाल मैंने अभी सिर्फ हाइलाइट्स दी है जस्ट टू गिव यू एन आइडिया कि दोनों डिसीजंस में फर्क क्या है, ठीक है। तो वापस आता हूं बेटा, जितने बिजनेस डिसीजंस हैं, चाहे लॉन्ग टर्म चाहे शॉर्ट टर्म, इनकी जब फाइनेंशियल इवैल्यूएशन की जाती है, मैंने फैसला करना होता है सिर्फ फाइनेंशियल बेसिस पे कि मैं किसको चुनूं, तो बेटा किस बेस पे करते हैं, कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस की बेस पे।
मैं स्ट्रेट अवे उस डिसीजन से जुड़े हुए कॉस्ट को उसके बेनिफिट से कंपेयर करता हूं। अगर तो बेनिफिट्स कॉस्ट से ज्यादा है, आई गो फॉर दैट डिसीजन। अगर बेनिफिट्स कॉस्ट से कम है, आई रिजेक्ट दैट पर्टिकुलर डिसीजन। ये बिल्कुल बेसिक उसूल है। और अगर कोई दो ऑप्शंस मुझे दिए जाएं और दोनों कॉस्ट बेस्ड ऑप्शंस हैं, तो मैं उसी को सिलेक्ट करूंगा जिसकी कॉस्ट कम है। ये सिर्फ बेनिफिट्स अटैच्ड है दो चीजों के साथ, तो उसको सिलेक्ट करूंगा जिसका बेनिफिट ज्यादा है। इट्स अंडरस्टैंडेबल थिंग। तो जब हमने इस चीज को बेटा तय कर लिया कि जितने बिजनेस डिसीजंस हैं वो कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस की बेस पे होंगे, तो सवाल यहां पैदा होता है कौन सी कॉस्ट और कौन से बेनिफिट्स। तो वहां से पता चलता है सर ओनली रेलेवेंट कॉस्ट एंड रेलेवेंट बेनिफिट्स। यहां से हम शुरू करते हैं असल में कि भाई अब पढ़ते हैं कि रेलेवेंट कॉस्टिंग है क्या। उसके बाद हम सीएमए में क्या पढ़ते हैं सर, शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग। यहां पे नहीं आते क्योंकि ये सीएमए में है और ये एमएफए में आ गया है। तो सर अब एमएफए में इंशाल्लाह ये डिस्कस होगा, इसलिए डिस्कस नहीं होना। इसको जरा थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। बात समझ गए? तो जैसे वहां पे हम शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग जब करते थे, हर डिसीजन मेकिंग के अंदर रेलेवेंट कॉस्टिंग घुसती थी। मुझे वो डिसीजन लेते हुए वो कैश फ्लो लेने होते थे, वो खर्चे लेने होते थे, वो बेनिफिट्स लेने होते थे जो रेलेवेंट फॉर दिस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट होते थे। ठीक है, तो यहां पे भी सर जब प्रोजेक्ट्स होंगे मुझे सर वही कॉस्ट और बेनिफिट्स लेनी होगी दैट आर रेलेवेंट टू दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट। सर बात क्लियर हो रही है? लिंक अप हो रही है चीजें पुरानी आपस में? चले तो लेट्स नाउ रिफ्रेश क्विकली। मैं कोशिश करता हूं जितनी जल्दी हो सके इसको हम रिफ्रेश कर लें। रेलेवेंट कॉस्ट किसी को हल्का सा याद हो, इसकी एक यूनिवर्सल डेफिनेशन है, इसके अलावा वैसे बनती कोई नहीं है। किसी को याद हो, वैसे मैंने उसके तीनों कंपोनेंट्स लिख दिए। रेलेवेंट कॉस्ट क्या होती है? चलो कोई बात, रिफ्रेश कर लेते हैं। रेलेवेंट कॉस्ट बेटा दोज है जो कि फ्यूचरिस्टिक इन नेचर हो और कैश फ्लोज बेस्ड हो एंड दैट अराइज एज अ डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस ऑफ टेकिंग अ डिसीजन। उसके तीन कंपोनेंट्स होते हैं। रेलेवेंट कॉस्ट आर द फ्यूचर कैश फ्लोज व्हिच अराइज एज अ डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस ऑफ टेकिंग अ डिसीजन। फ्यूचर कैश फ्लोज, तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट कंपोनेंट बेटा दे शुड बी फ्यूचरिस्टिक इन नेचर, यानी संक कॉस्ट कभी भी एक कॉन्ट्रैक्ट या प्रोजेक्ट के लिए रेलेवेंट नहीं होती। क्योंकि बेटा जहां खड़े होकर मैं डिसीजन ले रहा हूं कि मैंने इसकी तरफ जाना है, इसकी तरफ जाना है, इस पॉइंट इन टाइम से पहले जो खर्चे हुए यार वो तो इस पर इंफ्लुएंस नहीं करेगा ना। मैं उसको रिवर्ट बैक कर सकता हूं, वापस नहीं ला सकता। वो तो खर्चा हो गया, उसको तो उसकी तो वापसी मुमकिन नहीं है। तो संक कॉस्ट बेटा कभी रेलेवेंट नहीं होती। हमें सिर्फ वो खर्चे, वो मामलात लेने होते हैं जो कि फ्यूचरिस्टिक इन नेचर है। जैसे अभी जब हम इंशाल्लाह इन्वेस्टमेंट अप्रेजल शुरू करेंगे, मैं अभी जो डिस्कशन कर रहा हूं ना इसमें रिवीजन भी है, लेकिन जहन में रखें यहां पे मैं डिस्कशन कोशिश करूंगा फोकस्ड होके उस पर्सपेक्टिव से करूं जो कि आगे आपको लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग में मदद दे। तो जहन में रखें सारी रिवीजन तो है ही, लेकिन इसमें कुछ कॉन्सेप्ट्स लिंक्ड विद लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग भी है। कुछ पॉइंट्स ऐसे आएंगे जो कि आपने पहले नहीं पढ़े होंगे, ठीक है, इसलिए थोड़ा सा अलर्ट रहिएगा। लेकिन मैंने सब लिखा हुआ। तो मैं क्या कह रहा था कि बेटा सिर्फ फ्यूचरिस्टिक आइटम्स आपने लेनी है, संक कॉस्ट नहीं लेनी। जैसे मिसाल के तौर पे मुझे वो ना सवालों में कहा करेगा कि सर मैं एक प्रोजेक्ट शुरू करना चाह रहा हूं, 5 साल का है, 6 साल का है, इससे पहले मैंने कोई ना पास्ट में कोई फिजिबिलिटी स्टडी की थी या इससे रिलेटेड फॉर एग्जांपल मैंने कोई रिसर्च वर्क किया था तो मेरे उसके ऊपर इतनी कॉस्ट आई थी। सर आपने स्ट्रेट अवे क्या कर देंगे साइड पे, बावजूद इसके कि इसी प्रोजेक्ट के लिए है, लेकिन सर जिस पॉइंट इन टाइम पे आप खड़े हैं ये तो इससे पहले इनकर हो चुकी है, इट इज इररेलेवेंट फॉर यू, उसको बेटा आप मत कंसिडर करें। इवन जब हम शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग करते थे तब भी संक कॉस्ट को बेटा क्या ले लिया जाता था, इररेलेवेंट फॉर अ गिवन प्रोजेक्ट या कॉन्ट्रैक्ट। तो ये इसका पहला फीचर है। सेकंड बेटा रेलेवेंट कॉस्टिंग बात करती है कैश फ्लोज की। वो कहती है मुझे नॉन कैश आइटम ना सुनाओ, मेरे नजदीक इसकी कोई अहमियत नहीं है। देखो नॉन कैश आइटम में सबसे बड़ी मिसाल डेप्रिसिएशन की ली जाती है। रेलेवेंट कॉस्टिंग ये कहती है तुमने एक एसेट खरीदा, जाहिर है इसके मद में क्या हुआ, कैश आउटफ्लो, और जब एक कॉन्ट्रैक्ट खत्म होगा, प्रोजेक्ट खत्म होगा, इसको बेचोगे, डिस्पोजल प्रोसीड्स आ जाएगी, वो क्या है, कैश फ्लो। सर इस जमान में बात करें ना, ये क्या बात हुई कि आपने एसेट परचेज कर लिया और वो सिस्टमैटिकली ओवर द यूजफुल लाइफ आपने उसको डेप्रिशिएट करके दिखा दिया, ये तो कैश फ्लो थोड़ी है। असल चीज तो कैश फ्लो होती है। और आप समझ आ रहे हो माशाल्लाह, अकाउंटिंग पढ़ के आए हुए,
क्या डेप्रिसिएशन की यही डेफिनेशन नहीं? इट इज अ सिस्टमैटिक एलोकेशन ऑफ फिक्स कॉस्ट ओवर इट्स यूजफुल लाइफ। क्यों करते हैं? क्योंकि हम ये कहते हैं कि यार ठीक है हमने खरीद ली एसेट, लेकिन हमें जो इससे इकोनॉमिक बेनिफिट्स रिसीव होने हैं वो ओवर द ईयर्स रिसीव होने हैं। तो हम शुरू में क्यों उसको आउटफ्लो दिखा दें, हम उसको एक्रूअल बेसिस पे ईयर ऑन ईयर इसको डेप्रिशिएट करना शुरू करते हैं। तो वैसे अगर मजे की बात बताऊं, ये कान इधर से पकड़ ले इधर से पकड़ ले, बात वही है। क्योंकि आप क्या करते हैं शुरू में, कैपिटल कॉस्ट में से डिस्पोजल प्रोसीड्स माइनस करके यूजफुल लाइफ पे डिवाइड करके उसी को ही तोड़ रहे होते हैं ओवर द ईयर्स। रेलेवेंट कॉस्टिंग कहता है मैं इसको नहीं मानता, मैं कैश लूंगा। यानी शुरू में तुमने कैपिटल खरीदा, आउटफ्लो लो सारे का सारा, एंड पे बेच दिया, सब डिस्पोजल प्रोसीड्स ले, कैश कैश पे बात करें। सो दिस कॉन्सेप्ट डज नॉट सपोर्ट नॉन कैश आइटम्स। नंबर 2। नंबर 3, बेटा आप में उस कॉस्ट या बेनिफिट को रेलेवेंट लेना है दैट इज इंक्रीमेंटल टू द प्रोजेक्ट, जो कि इस वजह से अराइज हो रहा है क्योंकि मैं ये कॉन्ट्रैक्ट उठा रहा हूं या इस प्रोजेक्ट की तरफ जा रहा हूं। अगर मैं ये प्रोजेक्ट या कॉन्ट्रैक्ट ना उठाता तो ये कॉस्ट या बेनिफिट हासिल ही ना होता। फॉर एग्जाम्पल एक मटेरियल है जो कि मुझे इसकी कभी जरूरत ही नहीं है, लेकिन एक नया कॉन्ट्रैक्ट या प्रोजेक्ट आया, उसके लिए मुझे खास तौर पर खुसूसन खरीदना पड़ा, इट इज इंक्रीमेंटल फॉर दिस प्रोजेक्ट। ठीक है। एक लेबर फोर्स है मार्केट में, इंडिपेंडेंट लेबर फोर्स अवेलेबल है मेरे पास स्पेशलाइज्ड काम के लिए। एक नया कॉन्ट्रैक्ट आया, उसके लिए मुझे लेबर फोर्स को ऑन बोर्ड करना पड़ा, वो एक नई लेबर फोर्स है सर, दैट इज इंक्रीमेंटल फॉर दिस प्रोजेक्ट। सर एक टूल है मुझे खरीदना पड़ा स्पेसिफिकली इस मकसद के लिए कि यार एक कॉन्ट्रैक्ट है, एक प्रोजेक्ट है, तो उसके लिए मुझे चाहिए, सर दैट इज इंक्रीमेंटल फॉर दैट पर्टिकुलर प्रोजेक्ट। ठीक है, बेशुमार मिसाल है सर। अभी हम जनरल प्रिंसिपल्स पे आते हैं, तो मजे की बात ये है, मैं वहां पे बच्चों को कहता था कि ऑल्दो हम हर चीज की रेलेवेंट कॉस्ट अलग सीखते हैं, मटेरियल की भी अलग सीखते हैं, याद है वो पूरा ट्री बनाते हैं, अभी हम भी बनाएंगे, रिवाइज करेंगे। हम लेबर की भी रेलेवेंट कॉस्टिंग अलग पढ़ते हैं, हम हर आइटम की अलग पढ़ते हैं। लेकिन मजे की बात यह है, अगर आप सिर्फ इन 3 चीजों पे फोकस कर लें, आप हर आइटम के बारे में डिसीजन ले सकते हैं कि यार ये चीज रेलेवेंट टू द कॉन्ट्रैक्ट है या नहीं। क्योंकि कोई भी आइटम इन तीनों में से एक को भी मीट ना कर पाई, वो बेटा रेलेवेंट नहीं होगी। यानी कि फॉर एनी आइटम टू बी रेलेवेंट फॉर अ कॉन्ट्रैक्ट या प्रोजेक्ट, इट मस्ट बी फ्यूचरिस्टिक, इट मस्ट बी इन कैश फ्लो टर्म्स, इट मस्ट बी इंक्रीमेंटल। अगर इन तीनों को मीट कर रही है, दैट इज रेलेवेंट फॉर द प्रोजेक्ट, अदरवाइज इट इज नॉट। लेकिन चले फिर भी किताबों में हर जगह हर एक को अलग डिस्कस किया जाता है, हम भी अलग करेंगे और रिवाइज करेंगे इस चीज को। तो सर हैविंग डिस्कस्ड दिस, जनरल प्रिंसिपल्स क्या है रेलेवेंट कॉस्टिंग के? सर जनरल प्रिंसिपल्स तो ये है बेटा, सारी वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है रेलेवेंट। वेरिएबल कॉस्ट में क्या क्या है यहां पे देखिए, मैंने आइडेंटिफाई भी किया याद करवाने के लिए। मटेरियल, लेबर, वेरिएबल ओवरहेड्स। क्यों बेटा, जितने यूनिट्स मैंने बनाने हैं हर यूनिट के लिए मटेरियल मुझे लगाना पड़ना है, दैट इज इंक्रीमेंटल फॉर दैट प्रोजेक्ट। उसके लिए उसको खरीदा जाएगा, फ्यूचरिस्टिक कॉस्ट कैश फ्लो पे किया जाएगा, इंक्रीमेंटल टू दैट प्रोजेक्ट। लेबर का भी यही हाल है, वेरिएबल ओवरहेड्स का भी यही हाल है। तो ऑल वेरिएबल कॉस्ट, लेकिन ये जनरल प्रिंसिपल्स हैं, इसके एक्सेप्शंस भी एग्जिस्ट करती हैं। क्योंकि ऐसा मटेरियल भी हो सकता है, ठीक है मटेरियल है, मानता हूं उसको वेरिएबल कॉस्ट है, व्हाट अबाउट दैट मटेरियल जो कि पहले स्टॉक में पड़ा हुआ, सम कॉस्ट है, याद है। लेकिन उसकी क्या कॉस्ट ली जाती थी? एक मटेरियल जो पहले ही स्टॉक में है। मैं सिर्फ याद करवा रहा हूं कि ये जनरल प्रिंसिपल्स हैं, और जनरल प्रिंसिपल्स जहां भी हो, ये आपको यूनिवर्सली बता रहा हूं, वो लॉ का सब्जेक्ट हो कोई भी हो, जनरल प्रिंसिपल्स की बेटा हमेशा कोई ना कोई एक्सेप्शंस हुआ करती हैं। तो ये अभी मैं जनरली स्पीकिंग बात कर रहा हूं कि यस, ऑल वेरिएबल कॉस्ट आर रेलेवेंट कॉस्ट एंड ऑल एलोकेटेड अपोर्शन फिक्स्ड कॉस्ट आर इररेलेवेंट। इसकी कोई मिसाल दे सकता है याद करवाने के लिए? ये इससे कुछ याद आता है? एलोकेटेड, अपोर्शन, एब्जॉर्ब, एब्जॉर्ब भी लिख लेते हैं, यस। ये जो मैंने लिखा एलोकेटेड, अपोर्शन, एब्जॉर्ब फिक्स्ड कॉस्ट के बारे में कह रहा हूं कि ये क्या है? इररेलेवेंट है। कैसे? कोई अलग छोटी मोटी मिसाल खुद से बना दे। मैं इसकी बेटा एग्जांपल ले लो, इससे अगर बता सको बना सकते हैं। चलो मैं मिसाल दे देता हूं। ये देखो, मैंने कहा कि मेरे पास फैक्ट्री बिल्डिंग है और उसकी फिक्स्ड कॉस्ट एक ही है और वो रेंट है, एंड दैट इज फॉर एग्जांपल रुपीज 1 लाख। ठीक है, इसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी, ये एक्टिविटी थ्रेशोल्ड मैं ले लेता हूं, और वो कितनी है? 10,000। वो उसकी बेटा क्या है? प्रोडक्शन
कैपेसिटी। ठीक है जी। आप जो बेटा करंट प्रोडक्शन कर रहे हो दैट इज फॉर एग्जांपल 5000 यूनिट्स, और ये हमारी बेटा क्लियरली बात हुई है कि क्योंकि हमारी एक्टिविटी थ्रेशोल्ड कितनी है 10,000, तो चाहे मैं 1 यूनिट बनाऊं, 10 बनाऊं, 5000 बनाऊं, 10,000 बनाऊं, ये कॉस्ट ने आना ही आना है। अच्छा, अब ये पॉइंट सुनिएगा। करंट प्रोडक्शन बेटा आप कितनी कर रहे हो? 5000 यूनिट्स की। लेट्स अज्यूम एक कॉन्ट्रैक्ट आता है या एक प्रोजेक्ट आता है, उसमें आपको 3000 यूनिट्स बनाने की जरूरत पड़ जाती है। 5000 आप पहले ही बना रहे हो। अब देखो क्या होगा, 5000 यूनिट्स बना रहे थे तभी 1 लाख की कॉस्ट आ रही थी। ये 1 लाख की कॉस्ट किस पे एलोकेट या एब्जॉर्ब या पोर्शन हो रही थी? 5000 यूनिट्स पे। अब नया कॉन्ट्रैक्ट आया है, उसके अंदर सिर्फ 3000 यूनिट्स चाहिए। न्यू यूनिट्स कितने हैं? न्यू कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कितने यूनिट्स चाहिए? 3000 यूनिट्स। अब देखें 1 लाख की कॉस्ट है, ये किस पे एलोकेट होगी? अब 8000 पे 5000 प्लस 3000, अब 8000 पे एलोकेट हो जाएगी। क्या टोटल खर्चे में कमी या ज्यादती हुई है? नो, ये तो सिर्फ एलोकेशन हुई है। पहले यही टोटल कॉस्ट 5000 में एब्जॉर्ब या एलोकेट हो रही थी, अब यही 1 लाख की कॉस्ट 8000 में हो रही है। टोटल में तो बेटा कहीं चेंज नहीं आया। इसीलिए यही कहते हैं कि जो आपका एलोकेटेड, अपोर्शन या एब्जॉर्ब फिक्स कॉस्ट है, ये टोटली इररेलेवेंट होते हैं। इसकी निशानी क्या होती है? सबसे बड़ी, हम इसके लिए OAR कैलकुलेट करते थे, याद है? ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट, और फिर जो एक्टिविटी लेवल था उससे मल्टीप्लाई करके हम लोग ओवरहेड्स की एब्जॉर्प्शन करते थे। तो एब्जॉर्ब ओवरहेड्स को कभी भी हम नहीं कंसीडर करते रेलेवेंट फॉर अ गिवन प्रोजेक्ट या कॉन्ट्रैक्ट। और यहां पे तो आपको बिल्कुल ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी डिस्कस कर दूं। रेलेवेंट कॉस्टिंग में जो स्कोप है ना, वो सिर्फ डिसीजन मेकिंग तक है बस। इसके अलावा बाकी कॉस्टिंग अलावा होती है। नॉर्मल कॉस्टिंग अपने लाभ में चलती है, वैसे ही मटेरियल का खर्चा आया, लेबर का खर्चा आया, ओवरहेड्स एब्जॉर्ब किए, यहां पे कोई एब्जॉर्प्शन का कॉन्सेप्ट नहीं था रेलेवेंट कॉस्टिंग में। रेलेवेंट कॉस्टिंग का ताल्लुक सिर्फ किससे है? डिसीजन मेकिंग से, और कहीं पे इसकी एप्लीकेशन नहीं चल रही होती। तो सर लेकिन स्पेसिफिकली एट्रीब्यूटेबल फिक्स कॉस्ट, ये क्या है बेटा? रेलेवेंट। इसकी मिसाल कोई दे सके? इसी मिसाल को परफेक्ट, इसी मैंने इसलिए इशारा दिया कि इसी को हम एक्सटेंड कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल, अब मैं थोड़ा सा ना इसका डाटा चेंज करता हूं। ये देखो ना, मैं कहता हूं कि रेंट तुम्हारा फिक्स कॉस्ट जो है वो 1 लाख ही था फॉर द प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ 10,000 यूनिट्स, और अभी तुम फुल कैपेसिटी पे ऑपरेट कर रहे हो, यानी कि 10,000 यूनिट्स तुम बना रहे हो। अब इमेजिन करो कि तुम्हें एक नया प्रोजेक्ट आता है या कॉन्ट्रैक्ट आता है जिसके तहत तुम्हें 3000 यूनिट्स बनाने हैं। अब क्या होगा? उसके लिए फिर तुम्हें क्या करना पड़ेगा? एक नया प्रोडक्शन प्रेमिसेस ऑन बोर्ड करना पड़ेगा, और उसकी भी मैं एज्यूम कर लेता हूं कि रेंट की कॉस्ट कितनी है? 1 लाख रुपया ही है। मैं सिर्फ सिंप्लिसिटी के लिए एज्यूम कर रहा हूं, और ये भी एज्यूम कर रहा हूं कि उसकी भी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो 10,000 यूनिट्स है। क्योंकि आप इस चीज को समझते हो कि जब भी किसी कंपनी ने अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ानी होती है तो पूरी थोड़ी बढ़ाती है, इस तरह से बढ़ाती है कि मजीद भी फ्यूचर ऑर्डर्स आ सकते हैं, मजीद एक्सपेंशन हो सकती है। तो आप खुद सोचें, जो आपको नया प्रोजेक्ट रिसीव हुआ है जिसमें मजीद 3000 यूनिट्स बनाने हैं, तो सर उससे एसोसिएटेड जो तुमने नई प्रोडक्शन प्रेमिसेस ऑन बोर्ड किया है, उसकी जो फिक्स कॉस्ट होगी वो क्या है? सर स्पेसिफिकली एट्रीब्यूटेबल। वो क्या है? फ्यूचरिस्टिक इन नेचर, कैश फ्लो की टर्म में पे हो गए। रेंट की मिसाल ले लो ना, फ्यूचरिस्टिक कैश फ्लोज की फॉर्म में, और इंक्रीमेंटल। अगर मैं ये प्रोजेक्ट ना उठाता, क्या मुझे कॉस्ट बेयर करनी पड़ती? नहीं, इट्स इंक्रीमेंटल। तो इसीलिए कहते हैं और स्पेसिफिकली एट्रीब्यूटेबल फिक्स कॉस्ट है, ये फिक्स्ड ही। अब ये अगले 10,000 यूनिट्स तक इसमें नहीं हिलना, ये फिक्स्ड ही है, लेकिन ये स्पेसिफिकली एट्रीब्यूटेबल टू द प्रोजेक्ट है। इट इज इंक्रीमेंटल इन नेचर। और देखो बाकी 3 चीजें भी इसकी पूरी हो रही हैं, फ्यूचरिस्टिक भी है, कैश फ्लो भी है, और इंक्रीमेंटल इन नेचर भी है। तो ये तो है सर इसके जनरल प्रिंसिपल्स रेलेवेंट कॉस्टिंग। यहां तक किसी का कोई पुराने कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कोई सवाल हो तो पूछ लें। अभी मैंने आगे जाना है, सारी चीजें, रिसोर्सेज पढ़ना है, वो क्या 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 रिसोर्सेज होते हैं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है, फिर हम मटेरियल के रिसोर्स को रिवाइज करेंगे, उसकी रेलेवेंट कॉस्टिंग को, लेबर को रिवाइज करेंगे, और रिसोर्सेज की रेलेवेंट कॉस्टिंग को रिवाइज करेंगे। जी जी एग्जैक्टली ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये इवन सवाल बच्चे वहां पे भी करते थे, जो खर्चा इस प्रोजेक्ट की वजह से अराइज हुआ बेटा, सारे का सारा उसको इस प्रोजेक्ट के लिए इस्तेमाल करेंगे। एग्जैक्टली 100% कॉस्ट उसी प्रोजेक्ट के लिए चार्ज की जाएगी।
बेटा आप खुद सोचे, जो मैंने इससे पहली मिसाल दी थी वहां ये सवाल आपको वहां पे भी उठाना चाहिए था कि बेटा 1 लाख की कॉस्ट है, अभी 5,000 यूनिट्स पे जा रही थी, अब एक नया प्रोजेक्ट आया उस पर सिर्फ 3,000 यूनिट्स में बना रहा हूं, तो वो नहीं 1 लाख की सर आपने यहां क्यों नहीं ली? बात समझ रही? तो वहां पे भी तो यही होगा। अब मेरे पास जैसे ये प्रोजेक्ट नया आया, 3,000 यूनिट्स बन गए, बाकी फ्री कैपेसिटी कितनी है? 7,000 की। अब खुद सोचे, अब फ्यूचर में एक नया प्रोजेक्ट आता है सिर्फ 2,000 यूनिट्स के लिए, अब 1 लाख क्या उसको चार्ज करूंगा? नहीं करूंगा, क्योंकि वो इंक्रीमेंटल टू दैट प्रोजेक्ट नहीं है। यही तो बेटा फर्क है रेलेवेंट कॉस्टिंग में नॉर्मल कॉस्टिंग में। मैंने इसीलिए अभी बताया नॉर्मल कॉस्टिंग को सेपरेट किया जाता है। व्हेन इट कम्स टू रेलेवेंट कॉस्टिंग, इसके जरा स्पेसिफिक उसूल है कि सर जो कॉस्ट इस वजह से अराइज हुई है कि अगर ये प्रोजेक्ट होता, सो दैट्स रेलेवेंट टू दैट प्रोजेक्ट। अगर ये प्रोजेक्ट ना होता तो हम भी ना इनकर करते। अगर ये प्रोजेक्ट है इस वजह से इनकर हुई है, सो दैट बिकम्स 100% रेलेवेंट टू दैट पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट या प्रोजेक्ट। अभी एक और पॉइंट आना जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है, जहां से बच्चों को थोड़ी सी जरा कह लें कि एक कफारा मिल जाता है बच्चों को, और वो होता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। क्योंकि खुद सोचे बच्चों को ना पॉइंट पिंच करता है कि यार एक मटेरियल मेरे पास पहले से पड़ा हुआ था, मैं कॉन्ट्रैक्ट में लगा रहा हूं, तो मैं ये कह के चुप कर दूं कि संक कॉस्ट है और मैं कोई खर्चा ना लूं, तो फिर हम कहते हैं सर ठहरे सब्र करें, हम उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लेंगे। क्या लेंगे सर? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो ये अभी मैं कॉन्सेप्ट पे आया नहीं हूं, वो रिवीजन में कवर होगा जी। हाँ 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 बिल्कुल ठीक है। नहीं वो तो अलग रखे ना। आपने जो अभी सवाल किया है इसको फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट ऑफ रेलेवेंट कॉस्टिंग आप पूछ रहे हैं या डायरेक्ट इनडायरेक्ट पूछ रहे हैं? हाँ देखिए, अगर तो एक सुपरवाइजर है और सुपरवाइजर का काम, उसको हम क्यों इनडायरेक्ट कहते हैं? उसको इस वजह से इनडायरेक्ट कहते हैं क्योंकि उसके बेटा घंटों को मैं एक कॉस्ट यूनिट में डायरेक्टली ट्रेस नहीं कर पा रहा। क्योंकि सुपरवाइजर का काम पता क्या होता है? ये एक भाई साहब सुपरवाइजर है और इसके नीचे लेबर पर्सन 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। ये बंदे हैं जो कि एक्चुअली प्रोड्यूस कर रहे हैं। इसने 1 2 3 4 5 यूनिट्स प्रोड्यूस किए, इसने कोई 6 7 प्रोड्यूस किए, इसने प्रोड्यूस किए, इसने कुछ प्रोड्यूस किया। इन लेबर पर्सन का टाइम लग रहा है इन कॉस्ट यूनिट्स को बनाने में, इनके जेंडर डेटा ट्रेसेबल हो गए इस कॉस्ट यूनिट में। ये सुपरवाइज कर रहा है इन सारों के सारा काम। ये जो बंदा है ये सबके काम को ओवरऑल सुपरविजन दे रहा है। यू कैन नॉट यूनिकली ट्रेस और प्रिसाइजली ट्रेस हिज और इनटू द कॉस्ट यूनिट्स। क्यों? उसकी रीजन पता क्या है? थोड़ा सा और पीछे जाता हूं बेटा। ये जो बंदे हैं ना, ये कॉस्ट सेंटर लेवल पे अपनी सर्विसेज दे रहे हैं। कॉस्ट सेंटर क्या होता है? एक बड़ा सेंटर जहां पे कॉस्ट कलेक्ट होती है बिफोर दे आर एब्सॉर्ब इनटू द कॉस्ट यूनिट्स। लिखने की जरूरत नहीं, पुरानी चीजें। फिर रिवाइज करता हूं। कॉस्ट सेंटर क्या होता है? दैट लेवल, या कोई डिपार्टमेंट हो सकता है, ज्यादातर डिपार्टमेंट होते थे, आपको याद होगा ओवरहेड्स का चैप्टर था, आप पढ़ते थे कि सबसे पहले कॉस्ट को डिपार्टमेंट्स में इकट्ठा किया जाता है, याद है? सर्विस डिपार्टमेंट्स, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स, फिर कुछ स्टेप्स लेकर उनको ऑब्जॉर्व करते थे। तो बेटा ये जो लोग है ना, सुपरवाइजर हो गया, इससे ऊपर प्रोडक्शन डायरेक्टर है, प्रोडक्शन मैनेजर है। प्रोडक्शन मैनेजर को कॉस्ट यूनिट्स बना रहा है। आप क्या उसके घंटों को ट्रेस कर सकते हैं कॉस्ट यूनिट में? नहीं। उसको किस चीज की तनख्वाह मिल रही है? सर आपने पूरी प्रोडक्शन स्केड्यूलिंग को मैनेज करना है। आपने ये मेक श्योर करना है कि प्रोडक्शन कहीं रुके ना। उसकी लाइजोन, पूरे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की लाइजोन आपके बाकी डिपार्टमेंट्स के साथ कायम रहे। उसको इस चीज की सैलरी मिल रही है, उसको कॉस्ट यूनिट्स बनाने की सैलरी थोड़ी मिल रही है। सुपरवाइजर इन तमाम लेबर पर्सन के काम को मैनेज कर रहा है, उसको इस चीज की पूरा महीने की तनख्वाह मिल जाती है। वो डायरेक्टली थोड़ा अटैच है यूनिट्स बनाने के साथ। सो उसके घंटों की ट्रेसेबिलिटी में क्या आ जाता है? बहुत चैलेंज आ जाता है। अब कहने को बच्चा कह सकता है कि सर ये जितने इसके नीचे बंदे हैं उसके नीचे इसकी कॉस्ट डिवाइड कर दें। वो भाई ये काम थोड़ी कर सकते हैं, ये कोई रीजनेबल बेसिस थोड़ी है। इट इज नॉट अ रीजनेबल बेसिस। वरना तो मुझे मैं मजे की बात बताऊं, ये जो ओवरहेड्स का चैप्टर पढ़ते हो वो फौत ही हो जाए। हम कितने स्टेप से गुजारते हैं। याद है कॉमन एक्सपेंसेस को किसी रीजनेबल बेसिस पे हम तोड़ते थे तमाम डिपार्टमेंट्स में, याद है कि नहीं? बिल्डिंग के रेंट को फ्लोर एरिया के बेस पे तोड़ रहे हैं, बिजली के खर्चे को किलोवाट आवर्स के बेस पे तोड़ रहे हैं। हम ये भी तो कर सकते थे डिवाइड बाय 4 करके चारों में तकसीम कर देते हैं। नहीं, वो रीजनेबल बेसिस नहीं है। तो इस पर्सपेक्टिव से ना सोचें कि सुपरवाइजर है तो यार इसको डिवाइड कर दे तो ये एक रेस होती है। ये एक नॉर्मल बच्चा सोचता था, ऐसा नहीं है। तो सुपरवाइजर वो सैलरीड तबके में शामिल है।
प्रोडक्शन डायरेक्टर या मैनेजर सैलरी तबके में शामिल है, उसके घंटे बेटा ट्रेसेबल नहीं होते। इनडायरेक्ट पूछ रहे थे, अभी रेलेवेंट कॉस्टिंग का बात तो नहीं पूछ रहे थे अभी आप। चले आगे सर, और सवाल तो नहीं किसी का? चले, रिसोर्सेस, ये तो यार डिफाइन कर सकते हो तुम लोग, पुरानी बात है। रिसोर्स क्या होता है ये तो मैं बता देता हूं, मैं दिलाता हूं आपको। आप लोगों ने इकोनॉमिक्स में भी पढ़ा हुआ, आप लोगों ने अकाउंटिंग में भी पढ़ा हुआ, और तुमने कॉस्ट और मैनेजमेंट अकाउंटिंग में भी पढ़ा, लेकिन इसकी सबसे मुस्बत एक ही डेफिनेशन या कॉन्सेप्ट है, उर्दू में बताया, अंग्रेजी मैंने कहा है आपको। चलो अकाउंटिंग वाला बता दो। कुछ नहीं होता, गलत ही बता दोगे ना यार, क्या होगा। चलिए मैं बता देता हूं बेटा, कोई भी चीज जिसके अंदर एबिलिटी है कि वो फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट्स आपको प्रोवाइड कर सके, वो रिसोर्स है। एसेट की डेफिनेशन क्या है? IAS 1 के तहत एसेट की डेफिनेशन पढ़ते हो ना, कोई भी रिसोर्स जिससे फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स प्रोबेबल है, जो हमारे कंट्रोल में हो, यही कहता है। तो सर वो रिसोर्स क्या है? रिसोर्स एक ऐसी चीज है जिसके अंदर काबिलियत है कि ये फ्यूचर में आपको क्या प्रोवाइड कर सके बेटा? बेनिफिट्स प्रोवाइड कर सके। जो रिसोर्सेज शॉर्ट टर्म में बेनिफिट्स प्रोवाइड कर सकते हैं वो हम कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में पढ़ लेते थे। वो कौन सा था? मटेरियल। कोई बात नहीं, इसलिए तो रिवाइज करवा रहे हैं ताकि चीजें जो है वो थोड़ी सी रिफ्रेश हो जाए। ये रिसोर्सेज है, मटेरियल, लेबर आवर्स जिसको कहते हैं, मशीन आवर्स, इन सब में क्या कैपेसिटी नहीं है कि ये आपको नियर फ्यूचर में फायदा दे सके? सर मटेरियल नियर फ्यूचर में किस में कन्वर्ट होगा? फिनिश गुड्स में। आप उसको बेच के कंट्रीब्यूशन हासिल करोगे, ऐसा नहीं? यस। लेबर आवर्स सर उनमें कैपेसिटी है कि वो क्या करेंगे? मटेरियल को किस में कन्वर्ट करेंगे? फिनिश गुड्स में, ताकि इसको बेच के कंट्रीब्यूशन हासिल कर सके। सेम इज द केस विद मशीन आवर्स। कन्वर्जन कॉस्ट क्या होती है? रिवीजन चल रही है। कन्वर्जन कॉस्ट यार ये तो बहुत जगह पड़ा है यार, बस कर दो। कन्वर्जन कॉस्ट ना, मटेरियल को निकाल के दोनों खर्चे देखो, नाम से देखा करो। नाम क्या है? कन्वर्जन कॉस्ट। वो लोग कह लो, वो खर्चे कह लो जिसके अंदर एबिलिटी होती है कि मटेरियल को कन्वर्ट कर दे किसके अंदर? फिनिश गुड्स में। और वो क्या होते हैं? लेबर एंड ओवरहेड्स। कन्वर्जन कॉस्ट उसको बोला जाता है। मैंने टर्म आगे इसमें बोल गया था इसलिए मैंने पूछ लिया आपसे। तो कन्वर्जन कॉस्ट क्या होती है? इन दोनों को बेटा क्या बोला जाता है? कन्वर्जन कॉस्ट। मटेरियल को तो कन्वर्ट करना है, ठीक। चल 12। तो बेटा रिसोर्सेज, वो चीज जिसमें काबिलियत है कि वो आपको नियर फ्यूचर या फार फ्यूचर में क्या प्रोवाइड कर सके? बेनिफिट। तो सर ये तो हम इनको रिसोर्सेज कह के क्लोज कर देते हैं। और फिर तुम्हें याद होगा अगला चैप्टर साथ ही आ जाता है लिमिटिंग फैक्टर डिसीजंस का। याद है लिमिटिंग फैक्टर इन्हीं में से कोई एक होता है, या मटेरियल लिमिटिंग फैक्टर होता है, या लेबर लिमिटिंग फैक्टर होता है, या मशीन और लिमिटिंग फैक्टर होता है। इसके अलावा कोई नहीं होता, कम ही होते हैं। एक और भी रिसोर्स होता है, मैं तो खैर वहां पे डिस्कस करके लेकिन क्लोज कर देता हूं क्योंकि उसका ताल्लुक यहां से होगा, और वो है सर कैपिटल, कैश। अब सर ये भी आपके लिए रेलेवेंट है, जहन में रखिएगा। वहां पे मैं सिर्फ इतना डिस्कस करके बच्चों से छोड़ देता हूं कि बेटा खुद सोचे, जो बेयर कैश है ना, सिर्फ कैश टाइम लेता है कि आपको रिटर्न प्रोवाइड करें। कैश फॉरन रिटर्न नहीं देता। इवन तुम चलो बैंक अकाउंट्स की अपनी मिसाल ले लेते हैं, सेविंग अकाउंट पूरा साल रखोगे तो कोई 4-5% या 6% का रिटर्न देता है। कैश टेक्स टाइम। सिर्फ कैश की बात कर रहा हूं, लेकिन अगर इसको आप बिजनेस में इस्तेमाल करके मटेरियल खरीदोगे और फिर उसको फिनिश गुड्स बना के बेचोगे, वो तो डिफरेंट मामला चला गया ना। लेकिन सिर्फ कैश की बात कर रहे हैं, तो कैश हमेशा टाइम लेता है फॉर यू टू गेट द रिटर्न आउट ऑफ इट। इवन मैं कहता हूं बिजनेस में भी इन्वेस्ट करते हो तो तुमने ये टर्म सुनी होगी अकाउंटिंग के अंदर कि बेटा शुरू में तो बिजनेस इनिशियल ऑपरेटिंग लॉसेस में चल रहा होता, पहले साल में तो लॉसेस हो रहे होते हैं। इट्स क्वाइट नॉर्मल कि बेटा आप इतने यूनिट्स ना बना पाओ, लेकिन आपकी फिक्स कॉस्ट बहुत ज्यादा है। सीवीपी एनालिसिस याद, रेवेन्यू और कंट्रीब्यूशन इतना ज्यादा नहीं है। क्यों नहीं ज्यादा? सर यूनिट्स नहीं इतने बना पाए, फिक्स कॉस्ट तो सर अपनी जगह खड़ी है, तो फाइनल रिजल्ट क्या होता है? नेट लॉस। तो बेटा शुरू में तो लॉसेस चल रहे होते हैं, बात समझ रहे? तो कैपिटल हमेशा टाइम लेता है कि जब आप किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करते हो ना सर, तो ये ओवर द इयर्स आपको मुनाफा देना शुरू करेगा। यहीं से तो सर लॉन्ग टर्म जीवन में ग्रो होनी है। तो शुरू में तुम क्या लगाओगे? कैपिटल इज अ रिसोर्स एंड इट विल गिव यू नेट प्रॉफिट्स इन द फ्यूचर, फार इन द फ्यूचर।
इसलिए अब बेटा ये भी रिसोर्स है, क्योंकि मैंने इसलिए डिफाइन कर दिया बेटा रिसोर्स हर वो चीज है जो कि आपको फ्यूचर में क्या दे सके, फायदा, भले वो शॉर्ट टर्म हो भले वो लॉन्ग टर्म। लेकिन ऐसी बात नहीं है यहां पे मटेरियल लेबर का जिक्र नहीं आएगा, यहां पे तो आएगा, लेकिन साथ अब कैपिटल भी आ जाएगा। बात समझ रहे सर? ये कॉन्सेप्ट है रिसोर्स का। ठीक, और भी रिसोर्सेज है सर। सर फिक्स्ड एसेट भी रिसोर्स है आपका, क्या ख्याल है? अब तो आपका बड़ा प्रोजेक्ट है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आपको तो फिक्स्ड एसेट भी परचेज करना पड़ सकता है, क्या ख्याल है? अभी पिज्जा आउटलेट की मिसाल दी, उसके लिए मुझे इक्विपमेंट चाहिए सर, उसके लिए फर्नीचर चाहिए, उसके लिए मैंने काउंटर एस्टैब्लिश करना है, उसके ऊपर कोई कैशियर की मशीन है, ये सब बेटा किसकी मिसाल है? मुझे फॉर एग्जांपल एसी चिलर चाहिए, जाहिर है अगर डाइन इन होगा तो ये सारी चीजें मुझे इनिशियल कैपिटल इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। तो बेटा ये भी रिसोर्स है, और भी रिसोर्सेज हो सकते हैं, इसमें लैंड भी आ जाएगी, 100 चीजें, तो ये सब रिसोर्सेज की डेफिनेशन में कवर हो जाती है। लेकिन वहां पे होता क्या था, जो शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं उसके लिए स्पेशली हम फिक्स्ड एसेट में खरीदते हैं, क्योंकि फिक्स्ड एसेट की तो कॉस्ट आमतौर पर 10 लाख का है, कोई मिलियन का है, कोई 10-10 मिलियन का है। एक 3 महीने का कॉन्ट्रैक्ट है, मैं उसके लिए 10 मिलियन का खर्चा थोड़ी करूंगा। हाँ, एक लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है, इट मेक सेंस कि मैंने एक उससे फायदा 10 सालों तक हासिल करना है, इट मेक सेंस कि मैं उसके लिए फिक्स्ड एसेट अलग से खरीदूं, इसलिए हम इसको वहां पे भी डिस्कस नहीं कर रहे होते। तो सर ये तो मामला हो गया रिसोर्स का। और नेक्स्ट स्टेप है, अभी हम आते हैं उसके ऊपर भी, उससे पहले अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को डिस्कस कर लेते हैं। अभी मैंने इसके बाद जो करना है, हर रिसोर्स की रेलेवेंट कॉस्टिंग अलग डिस्कस करनी है, मटेरियल की अलग करूंगा, लेबर की अलग करेंगे, मैं फिक्स्ड एसेट की भी करवाऊंगा, और भी 2-3 है, लैंड पे बात करेंगे। ये चीजें हम वहां पे नहीं पढ़ रहे होते, लेकिन मटेरियल पढ़ के आते हैं, लेबर की रेलेवेंट कॉस्टिंग सब पढ़ के आए हुए होते हैं। तो कुछ एक दो एक आइटम्स नहीं होंगी हमारे लिए। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, एनी वन ऑफ यू, ये तो बताओ। बिल्कुल ठीक है, काफी हद तक ठीक है। इसको जरा और बेहतर अंदाज में हम इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। बेटा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है सेकंड बेस्ट बेनिफिट फोरगॉन फॉर दिस पर्टिकुलर रिसोर्स। ये जो मैं रिसोर्स, अब ये देखो मैंने क्योंकि टर्म रिसोर्स की यूज कर ली है, अब आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इस रिसोर्स को जो मैं इस कॉन्ट्रैक्ट या प्रोजेक्ट में इस्तेमाल कर रहा हूं, अगर यहां ना लगाता तो इससे सेकंड बेस्ट फायदा क्या हासिल कर रहा होता, वो मैं फोरगो करके यहां पे आया हूं। वो क्या है? इस रिसोर्स की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो वहां पे क्लियरली बच्चों को बताता था, बेटा प्रैक्टिकली हर रिसोर्स की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है। ये चेयर यहां पड़ी हुई है ना, अगर ये यहां ना होती, कहीं और प्लेस होके कोई फायदा दे रही होती। हर रिसोर्स की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, कोई रिसोर्स फायदा नहीं है इस दुनिया में। कुछ नहीं तो ये बिक के डिस्पोजल वैल्यू तो दे ही सकता है ना, अगर यहां ना होता तो डिस्पोजल प्रोसीड्स तो हम इसे हासिल कर ही गए होते। तो बेटा प्रैक्टिकली हर रिसोर्स की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एग्जिस्ट करती है, लेकिन एकेडमिकली स्पीकिंग किताबों की हद तक हम सिर्फ उस रिसोर्स की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लेते हैं जिसका सवाल में उसने कोई ऑल्टरनेटिव यूज बताया हो। तो यार ये अगर यहां ना लगे तो ये कहीं और भी लग के कुछ फायदा दे सकता है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि ज़ाहिर है बेटा हमने किताब के लेवल तक रहना है, लेकिन हमें ओवरऑल कॉन्सेप्ट भी पता होना चाहिए। सो वेरी इंपॉर्टेंटली अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बेटा हमेशा उसी की होगी जिसका कोई ना कोई ऑल्टरनेटिव यूज होगा। बात समझ रहे सर? और फॉर एग्जाम्पल मैं इसको एक मिसाल से समझाता हूं। ये जो मैंने आपके सामने एक फॉर्मूला लिखा हुआ है ना, लेट्स टेक एन एग्जांपल। लेबर है और वो मेरे ऑर्गेनाइजेशन की लेबर है और वो कहीं ऑक्युपाइड है किसी काम के करने में, और वो 100% ऑक्युपाइड है। एक नया कॉन्ट्रैक्ट आता है और उसमें फॉर एग्जांपल उस लेबर फोर्स के 30 घंटे चाहिए। ठीक, उस लेबर फोर्स को मैं वहां से खींचता हूं और अपने इस कॉन्ट्रैक्ट में लगा लेता हूं। इस 30 घंटे की रेलेवेंट कॉस्ट इस लेबर की क्या होगी, हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? एक तो इस लेबर फोर्स को जो मुझे पेमेंट करनी पड़ी डायरेक्टली पर घंटे के हिसाब से, फॉर एग्जांपल उनका रेट पर आवर है 100 रुपया। 30 घंटे इस्तेमाल किए, उनका रेट पर आवर 100 रुपया है, कितनी बेटा कॉस्ट होगी? 3000। इसके अलावा ये 30 घंटे मैं उनके वहां से खींच के यहां पे लाया हूं। ये अगर यहां पे काम मेरे साथ कर रहे हैं, अगर ना बेटा हमारे साथ यहां काम कर रहे होते तो उस कॉन्ट्रैक्ट में इस 30 घंटों के इवज, हर घंटे के इवज वो 8 रुपए का कंट्रीब्यूशन जनरेट कर रहे थे। कंट्रीब्यूशन का कॉन्सेप्ट तो याद है ना? तो कंट्रीब्यूशन जनरेट कर रहे थे। ये देखो 30 घंटे इंटू 8 रुपए पर आवर, हाउ मच कंट्रीब्यूशन हैव आई लॉस्ट? व्हाट इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट? द वैल्यू इज 240. So what is the total relevant cost of this labor? 3240.
तो बेटा यहाँ पे ये लेबर ऐसी थी मेरे सामने जिसका कोई ऑल्टरनेटिव यूज था, तो मैंने क्या किया, एक तो जो उसको मैंने डायरेक्ट पेमेंट उसकी सर्विसेज की मद में जो करनी थी, ये देखें ये पेमेंट फ्यूचरिस्टिक है, कैश फ्लो है, और इंक्रीमेंटल टू दिस प्रोजेक्ट है, दिस कंपनी नहीं। कंपनी के लिए देखें, अगर कंपनी के पर्सपेक्टिव से सोचोगे ना, आपको लगेगा कि यार ये कॉस्ट तो वहां पे भी कंपनी को आनी थी, यहां पे भी आनी थी, तो ये कहां से इंक्रीमेंटल होगी? सर हम कॉन्ट्रैक्ट की रेलेवेंट कॉस्टिंग कर रहे हैं, कंपनी की नहीं कर रहे हैं। कंपनी कॉन्ट्रैक्ट के लिए तो ये इंक्रीमेंटल ही है ना, कि मैंने उस लेबर को पकड़ा, उसके 30 घंटे यहां लगाए, तो सर क्या इसको मैं 100 रुपया नहीं पे कर रहा हर घंटे के बस? यस, डायरेक्ट पेमेंट फ्यूचरिस्टिक कैश में पे करूंगा, और ये इंक्रीमेंटल टू दिस प्रोजेक्ट है। और इसके अलावा बेटा उनको खींच के यहां पे लाने के लिए मैंने कुछ फोरगो भी किया है, और वो क्या फोरगो किया है? 8 रुपए का कंट्रीब्यूशन पर और जितना मैंने उनको यहां पे इस्तेमाल किया, तो टोटल कॉस्ट कितनी निकली? 3240। अब मैं दोबारा अपनी स्टेटमेंट पे आता हूं। बेटा कोई भी सोर्स जिसका कोई ऑल्टरनेटिव यूज होता है, उसकी टोटल रेलेवेंट कॉस्टिंग कैसे कैलकुलेट की जाती है? जो भी उसको उसकी मद में डायरेक्ट पेमेंट मुझे करनी पड़े, प्लस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट या बेनिफिट फोरगॉन, भी इसके लिए हम वर्ड यूज कर रहे होते हैं। तो यहां से हमारे पास टोटल रेलेवेंट कॉस्ट आती है। बात समझ रहे सर? अब जरा हम हल्का सा टच करते हैं, वैसे वो अलग डिस्कस होगा। एक मटेरियल है मेरे पास पहले से पड़ा हुआ, मैं उसको खींच के यहां पे लगा लेता हूं, मुझे बताएं, और वो स्ट्रेट में यूज हो जाता है, मेरा काम बन जाता है। नया कॉन्ट्रैक्ट आया, मेरे पास पहले ही मटेरियल है, और वो मैंने उठाया और इस कॉन्ट्रैक्ट में लगा दिया। इस मटेरियल की रेलेवेंट कॉस्ट इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए क्या है बताएं? सबसे पहले इस पे आते हैं, क्या कोई डायरेक्ट पेमेंट की इस हवाले से? नहीं। इसकी तो इसके ऊपर कॉस्ट इनकर हुई थी पहले, वो तो बेटा संक है, वो तो कतन नहीं लेनी, ठीक। लेकिन एक चीज इसके साथ अटैच्ड है, क्या? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। बेटा अगर ये मटेरियल यहां इस्तेमाल ना होता, हो सकता है किसी और कॉन्ट्रैक्ट में ये किसी और मटेरियल की जगह यूज हो जाता और वो मटेरियल ना खरीदना पड़ता, तो उसकी कॉस्ट सेव हो सकती थी, या और कुछ नहीं तो सर ये डिस्पोज ऑफ होके हमें प्रोसीड्स दे सकता था। तो सर मैंने उसकी मद में डायरेक्ट पेमेंट कोई नहीं की, लेकिन उसकी क्या कॉस्ट ले ली है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ले ली है, दैट इज रेलेवेंट कॉस्ट ऑफ द मटेरियल। और कुछ पेचीदा सवालों में ऐसे होता था कि कोई ऐसा मटेरियल भी होता था जो पहले से स्टॉक में है, एक कॉन्ट्रैक्ट आया, उसमें ये मटेरियल इस्तेमाल हो गया, लेकिन उसमें थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करनी पड़ी, सर ये कॉस्ट मैं लूंगा। फ्यूचरिस्टिक है, इंक्रीमेंटल है, कैश फ्लो है, तो मैंने उसको मॉडिफाई करने में, फर्दर प्रोसेस करने में जो कॉस्ट है वो किसके अंदर शामिल करूंगा? डायरेक्ट पेमेंट में। और उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी ली जाएगी कि भाई अगर ये यहां इस्तेमाल ना होता तो ये डिस्पोज हो सकता था, ये किसी और मटेरियल की जगह यूज हो सकता था, तो ये इसके मामला हुआ करते थे। लेकिन संक कॉस्ट नहीं लेनी, ये चीज इंपॉर्टेंट है। मटेरियल के ऊपर जो पहले खर्चा हुआ वो हमने नहीं लेना। लेबर की क्यों पेमेंट ले लेते हैं? क्योंकि बेटा लेबर को कोई संक कॉस्ट थोड़ी है, लेबर को तो अभी उससे काम लेंगे तो फिर पे करेंगे, इसलिए उसकी मद में डायरेक्ट पेमेंट स्ट्रेट अवे ले ली जाती है। ठीक है ना सर? ये कॉन्सेप्ट था आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का। नाउ व्हेन वी विल बी रिवाइजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ रेलेवेंट कॉस्टिंग फॉर ऑल द रिसोर्सेज, अब आपको सारी चीजें इंशाल्लाह बिल्कुल क्लियर कट होंगी। अब हमारा सिर्फ वही एजेंडा आइटम रह गया कि हम इंडिविजुअली मटेरियल, लेबर, फिक्स कॉस्ट, फिक्स्ड एसेट सॉरी, और लैंड, इनकी रेलेवेंट कॉस्टिंग को जरा देख लें। ठीक है, मैं एक काम करता हूं, आपको सिर्फ रेफरेंस के लिए बता देता हूं, मैं जाकर उनसे पता भी करता हूं। मैंने हल्के कल भाई साहब को कहा था कि आप भिजवा दें, ये जितना मैं आपको पढ़ा रहा हूं ये मैंने कहा तो लिखा हुआ है, मैं सिर्फ उसको निशानदेही इसकी करवा देता हूं। और मैं यूं करूंगा, अगर आज नहीं आती ना तो मैं इसकी जो पीडीएफ है ना वो मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा, ताकि आप अपने तौर पर इसको रीड कर लें। ठीक है, बेटा पेज नंबर 1 से पेज नंबर 6 मैं इसका डोंट वरी, मैं आज पता कर लेता हूं उनका स्टेटस क्या है। अगर तो नहीं आती आज, फॉर एग्जांपल, वैसे होना नहीं चाहिए, लेकिन हो सकता है तुम लोग घरों को जाओ तो पीछे से वो मंगवा ले, तो मैं फिर भी ना पीडीएफ ये 6 पेजेस की आपको शेयर कर दूंगा, आप अपना पास जरूर पढ़िएगा। ग्रुप में सारे एडेड हो? ग्रुप में एडेड हो ना?
सब ऐड हो गया ना, बस गुड इनफ। जो नहीं हुआ वो आप आदिल साहब के पास चले जाए, आप नहीं हुए तो आदिल साहब के पास चले जाए, या ये जो लड़का आया था ना गजनफर, इसका नाम है, टी है, ठीक है, इसके पास जाना, ये तुम्हें ऐड कर देगा, ठीक। सो आई शेयर द पीडीएफ। मैंने इसलिए कहीं पे रुक नहीं रहा क्योंकि ये चीजें पुरानी है, और मैंने आप लोगों को कहा था लिखने की कतई जरूरत नहीं है, ये कोई टेस्ट नहीं होनी, लेकिन ये चीजें रिफ्रेश होनी चाहिए, पुख्ता होनी चाहिए आपके दिमाग। तो इससे ये ना समझिएगा कि आगे ये स्पीड होगी, मैं आराम आराम से स्कूल से चलूंगा, इट इज जस्ट अ रिफ्रेशर। यहाँ तो कोई सवाल है किसी को तो पूछ लो। रिजल्ट किस दिन है? 30 को। 30 आज क्या है? 3 27 दिन पड़ेगा। इन्होंने रिवाइज की है पॉलिसी, वो जो डिस्कशन चल रही थी कि क्या सीन है इनका कि डिस्क्वालिफिकेशन वाली, कुछ किया इसके ऊपर? वो तो चल ही रही है ना, वो तो जितने टीचर्स भी हैं कोशिश कर ही रहे हैं, लेकिन कोई ऐसे इस पे कोई डेवलपमेंट हुई है इसके ऊपर? चलो, बड़े स्टेप होल्डर्स हैं यार चीज के। ये किसी ने स्क्रीनशॉट तो नहीं लेनी? अच्छा, आप लोगों को अलाउड है, आप फॉर एग्जांपल स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो, आप चाह रहे हो कि सर रुक जाए मैं थोड़ा लिख लूं, तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं वहां पर रुक जाऊंगा, और ओपन आपके पास अवेलेबल है, आप जो पढ़ाया जाए आपको, आप सुकून से स्क्रीनशॉट लें। बल्कि मैं अभी इसका जिक्र कर देता हूँ, इसको तो खैर पता है, पुराना स्टूडेंट है। मैं ना स्टूडेंट को कहता था कि एक हमारा दौर होता था कि जिसमें हम लोग टीचर्स के साथ साथ चलने की कोशिश करते थे, स्मार्टफोन होता भी नहीं था उस दौर में, तो हमें एक वक्त में 2 काम करने पड़ते थे। साथी कराम मैंने हालांकि कम से ही पढ़ा, लेकिन जिनके साथ भी पढ़ा, अब वो ज़रा उन्होंने पढ़ाना है, अब वो ज़रा टीचर का फ्लो होता है, वो टीचर अपने फ्लो से पढ़ा रहा है, तो वो भी चाहता है कि मेरी ब्रेक कहीं ना ही लगे, उधर से शुरू हुआ, सवाल हल करता करता वहां पे पहुंच गया। अब हम बीइंग स्टूडेंट्स, हमें ये चैलेंज आता था कि हमने समझना भी है जो साथ फरमा रहे हैं, और साथ साथ नोट भी करना है। सवाल भी इतने लंबे लंबे होते थे, आपको तो पता ही है, FAR 1 FAR 2 अब तुमने शुरू कर दी होगी, कुछ पढ़ गए होंगे, कुछ पढ़ रहे होंगे, तो कंसोलिडेशन भी कहीं ना कहीं आएगी, लंबे लंबे खोते जितने सवाल होते हैं। अब साथ साथ लिखना भी है, साथ साथ उस्ताद की स्पीड भी पकड़नी है, समझना भी है, तो चैलेंज होता था। तो अब तो स्मार्टफोन्स अवेलेबल है, तो मैं बच्चों को ये कहता हूँ कि जब क्लास पे सवाल हो रहा हो, ठीक है छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं वो बिल्कुल अपने पास लिख लो, किताब पे लिख लो ताकि याद दहानी हो जाए, लेकिन जब सवाल हल हो रहा हो पूरा फोकस सवाल को समझने में लगाया करें कि यार ये सवाल हल हो रहा है, ऐसे हो रहा है, यहाँ ये कॉन्सेप्ट है, यहाँ ये कॉन्सेप्ट है, साथ साथ कैलकुलेशंस करें, और अपने पास जब एक दफा वो सवाल हल हो जाए स्क्रीनशॉट रख लें, पूरी स्क्रीनशॉट लें उसकी। जब बेटा घर जाओ उस सवाल को खुद अटेम्प्ट करें, उसके नतीजे में क्या होगा, जो क्लास में पढ़ा होगा सारे नोट्स तुम्हारे रजिस्टर पे आ जाएंगे। और मैं खास तौर पर कहता हूं कि ये स्क्रीनशॉट इस मकसद के लिए नहीं है कि बस आपने जाके कंप्यूटर में सेव कर दी है, बस वो लैपटॉप में पड़े रह गए या वो मोबाइल में पड़े रह गए, वो आपके रजिस्टर पे आने चाहिए, ठीक है। आपको इसके अलावा होम असाइनमेंट्स भी दी जाएंगी, लेकिन इसका फायदा क्या है, आपको अलग से लेक्चर रिवाइज नहीं करना पड़ेगा। आपने क्लास, क्योंकि जब आप एक दफा क्लास में कॉन्सेप्चुअली चीज सारी समझ लोगे, फिर आपको घर में जाकर खुद से भी सवाल करने में मसला नहीं होगा, आपकी ऑटोमेटिकली इन द कोर्स ऑफ इट क्या हो जाएगी, रिवीजन हो जाएगी, पूरा क्लास का जो कॉन्सेप्ट है वो रिवाइज हो जाएगा। वरना मैं रोकता नहीं हूँ, आपके पास ओपन चॉइस है, साथ साथ लिखना है, साथ साथ लिखना, कोई मसला नहीं। लेकिन मैं वैसे आपको बता रहा हूँ, सजेशन दे रहा हूँ कि अभी स्मार्टफोन का दौर है तो उसका फायदा उठाएं, तो ये आपकी इवन रिवीजन में भी आपकी चीज काम आती है। चले सर पे आगे बढ़ते हैं। वो नूर का क्या बना है तुम्हारे साथ होगा? उसने मुझसे कॉस्ट के लिए रब्ता किया था, मैंने कहा यार मेरा पोस्ट रिजल्ट में बैच है, मेरी प्री में मेरा थोड़ी मसरूफियत थी, वो मुझे पता है उसका। अच्छा, उसका वो तब का तो मुझे पता है। अभी उसने कौन से उठाया है? अच्छा अच्छा, तो फिर 2 जगह पढ़ने क्या करूँ?
नहीं, बस ये है कि जहां से पढ़े उसको पास करें, क्योंकि इतना डिले नहीं करना चाहिए, तो कंपटीशन बहुत ज्यादा हुआ है। उसके साथ बल्कि एक और तुम लोग 3 बैठते थे, वो हैवी सा लड़का, वो किधर गया? इसी से चला गया। अच्छा, नहीं तो उसके कितने पास थे जाने? सीएम में भी इसमें मैच होगी, वो F2 और F5 में मिली होगी। अच्छा, एसएससी हो गए। चलो अल्लाह खैर करे, चल जो भी है कुछ कर रहा है ना, बस चल अल्लाह खैर। ले बेटा, रिप्लेसमेंट कॉस्ट क्या होती है? कॉस्ट अकाउंटिंग में पढ़ते थे। परचेज कॉस्ट को ऑल्टरनेटिवली रिप्लेसमेंट कॉस्ट भी बोलते हैं। चले बेटा, मटेरियल है, मटेरियल की रेलेवेंट कॉस्टिंग के लिए अलग से मामला होता था, इसके लिए एक ट्री स्टाइल का स्ट्रक्चर था, ऐसे ही पढ़ते थे। और भी तरीके, 100 तरीके, आप जैसे मर्जी समझना चाहें। तो बेटा एक मटेरियल अगर एक प्रोजेक्ट में इस्तेमाल हो रहा है, एक नया प्रोजेक्ट आ गया, एक नया कॉन्ट्रैक्ट आ गया, उसमें एक मटेरियल की जरूरत पड़ गई और उसकी रेलेवेंट कॉस्टिंग करने का हमें मामला दरपेश है, तो बेटा उसकी रेलेवेंट कॉस्ट इस कॉन्ट्रैक्ट के प्रोजेक्ट के लिए क्या ली जाएगी, ये एक गाइडिंग प्रिंसिपल है आपके पास। सबसे पहले बेटा ये देख लो कि वो स्टॉक में है या नहीं है। दो ही पॉसिबिलिटी हो सकती है मटेरियल के हवाले से, या तो वो स्टॉक में नहीं होगा या स्टॉक में होगा। अगर वो स्टॉक में नहीं है तो सर रेलेवेंट कॉस्ट क्या लेंगे? रिप्लेसमेंट। परचेज कॉस्ट, सर खरीद ले, उसके लिए खरीदने की कॉस्ट क्या है? इंक्रीमेंटल। और ज़हन में रखें यहाँ पे कोई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, यहाँ पे मैंने कुछ कौन सा को फोरगो किया है, मुझे एक चीज की जरूरत थी एक कॉन्ट्रैक्ट के लिए, बाजार से जाकर खरीद ली, यहाँ पे मैंने कुछ कौन सा फोरगो किया है? फोरगॉन नथिंग। स्ट्रेट अवे रेलेवेंट कॉस्ट, आरसी मतलब रेलेवेंट कॉस्ट। रेलेवेंट कॉस्ट इज व्हाट? रिप्लेसमेंट कॉस्ट या परचेज कॉस्ट। दूसरी सूरत बेटा, अगर स्टॉक में है तो ये चीज देख लें क्या ये परसिस्टेंट यूज में है या परसिस्टेंट यूज में नहीं है, यानी रेपिटेटिवली यूज होती है या रेपिटेटिवली नहीं यूज होती। अगर तो बेटा वो रेपिटेटिवली यूज हो रही है तो अगेन रेलेवेंट कॉस्ट क्या लेनी है? रिप्लेसमेंट कॉस्ट। उसकी रीजन पता क्या है कि अगर आपने मिसाल के तौर पे इस मटेरियल को उठा के अपने कॉन्ट्रैक्ट में लगा भी लिया मिसाल के तौर पे, तो फौरन आपको खरीदना पड़ेगा मार्केट से, क्योंकि वो इस्तेमाल बहुत हो रहा है। मैं आपको बेसिक मिसाल देता हूं बड़ी रेलेवेंट। ये जो टॉफी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज होती है, टॉफीज, बबल्स, चॉकलेट्स, अब एक कॉन्ट्रैक्ट आता है उनके पास टॉफीज बनाने का, उसके लिए चीनी की जरूरत है, बबल्स के लिए चीनी की जरूरत है, चॉकलेट्स के लिए चीनी की, जितनी कैंडी है जो बच्चों की आइटम्स है, इन सब के लिए चीनी की जरूरत पड़ती है। चीनी एक ऐसा मटेरियल है जो कि इन स्टॉक और परसिस्टेंट यूज में हर वक्त इस्तेमाल में है। अब एक नया कॉन्ट्रैक्ट आया, उसमें फिर चीनी की जरूरत पड़ गई है। अब आपके पास स्टॉक में मौजूद था, लेकिन अगर आपने उस चीनी को उठा के इस कॉन्ट्रैक्ट में लगा भी लिया, आपको फौरन रिप्लेनिश करना पड़ेगा, फौरन रिप्लेस करना पड़ेगा, फौरन परचेज करना पड़ेगा। दैट्स व्हाई रेलेवेंट कॉस्ट इन दैट केस इज टेकन व्हाट? रिप्लेसमेंट कॉस्ट या परचेज कॉस्ट। आसान लफ्जों में समझ लेते हैं सर, एवं ये जो कान उधर से उधर पकड़ रहे हो उसको उधर ही रहने दो, बाजार से खरीद लो जाके यार, आसान करने के लिए। तो सर उस सूरत में भी रेलेवेंट कॉस्ट परचेज कॉस्ट ली जाती है। अच्छा, अब दूसरी सूरत देखते हैं, स्टॉक में है लेकिन बार बार यूज नहीं होता। अब हम इसका फर्दर एनालिसिस ये देख लेते हैं क्या इसका कोई और ऑल्टरनेटिव यूज है या ऑल्टरनेटिव यूज नहीं है। अगर तो सर इसका कोई ऑल्टरनेटिव यूज है तो हायर ऑफ द टू आइटम्स ली जाएंगी क्या, यानी कि हायर ऑफ द टू बेनिफिट फॉरगॉन लिए जाएंगे, क्योंकि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की डेफिनेशन क्या है? सेकंड बेस्ट बेनिफिट फॉरगॉन। इसलिए तो हायर ऑफ द टू बेनिफिट्स फॉरगॉन को हम क्या कहेंगे कि ये इसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। बात समझ रहे? स्टॉक में पहले पड़ा हुआ है लेकिन लेंगे क्या? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कौन सी? सेकंड बेस्ट बेनिफिट फॉरगॉन। तो सर ये दो बेनिफिट्स इसके साथ फॉरगॉन अटैच्ड है। एक इसको क्या कर सकते हैं? डिस्पोज ऑफ, वो वाला बेनिफिट फॉरगो हो जाएगा अगर इस मटेरियल को इस्तेमाल करेंगे, वर्सेस बेनिफिट फॉरगॉन फ्रॉम द अल्टरनेटिव यूज, यानी कि इस मटेरियल को कहीं और इस्तेमाल कर सकते थे और किसी और मटेरियल के खरीदने की कॉस्ट से अपने आप को बचा सकते थे। तो ये क्या है? एक बेनिफिट है, वो मुझे फॉरगो करना पड़ेगा अगर इस मटेरियल को
यहां पे लगा दिया लाकर, तो देख लेंगे, कंपेयर कर लेंगे दोनों में से कौन सा हायर बेनिफिट फोरगॉन है, उसको हम रेलेवेंट कॉस्ट कह देंगे, और वो टेक्निकली स्पीकिंग क्या है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। पुरानी बात है, ठीक है ना। और अगर सर स्टॉक में है, कोई परसिस्टेंट यूज में नहीं है, और उसका कोई ऑल्टरनेटिव यूज भी नहीं है, तो सर डिस्पोज तो हो ही सकता है ना। So what will be the relevant cost in that case? Disposal proceeds foregone will be the relevant cost, और technically speaking ये क्या है, opportunity cost। बात समझ रहे हैं सर। तो ये मटेरियल की कॉस्टिंग का एक सिंपल सा मामला होता था, और यहाँ पे इसको बेटा नेट डिस्पोजल प्रोसीड्स लेते हैं, यानी कि डिस्पोज ऑफ करने का वो खर्चा है उसको नॉट ऑफ करके हम नेट डिस्पोजल प्रोसीड्स ले रहे होते थे। एक यहाँ पे एक स्पेशल केस भी होता था, वो किसी को याद है? उसको प्रिसाइजली जरा और अंदाज में बात कर लेते हैं कि बाज मटेरियल ऐसे होते हैं जो डेंजरस नेचर के फॉर एग्जांपल होते हैं, उसको उल्टा डिस्पोज ऑफ करने की कॉस्ट होती है। ये तो मैंने नॉर्मल मटेरियल्स की बात कर दी कि भाई कोई मटेरियल पड़ा हुआ है, इसको ओने पोने स्क्रैप बेच के कुछ ना कुछ तो हासिल होगा ना, लेकिन बाज मटेरियल के साथ उलट हिसाब है, उनको उल्टा डिस्पोज ऑफ करने की कॉस्ट होती है। फॉर एग्जाम्पल बेटा ये जो केमिकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज होती है ना, इनके जितने मटेरियल्स हैं बाज ऐसे होते हैं कि जिनको आप नियर बाय कहीं डंप नहीं कर सकते, बिक भी नहीं सकते वो, और आप अपनी आसपास के इलाके में इसको कहीं वेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि वो टॉक्सिक इन नेचर होते हैं, वो फ्यूम्स क्रिएट करते हैं, ये तो ह्यूमन लाइफ के लिए जो है वो डेंजरस होते हैं। तो आप खास कंपनीज होती हैं जो कि आपके साथ ये डील करती हैं कि जी हम आपसे ये मटेरियल ले जाया करेंगे और फार ऑफ रिमोट एरिया में इसको जाके डंप कर देंगे, क्योंकि गवर्नमेंट की फिर रेगुलेशंस होती हैं, उसके लिए स्पेशल साइट्स बनाई जाती हैं कि जितना टॉक्सिक वेस्ट है वो आप आबादी से दूर जाके इसको डंप करें। तो ऐसा कोई डेंजरस मटेरियल जिसको उल्टा डिस्पोज ऑफ करने की कॉस्ट है, अगर ऐसा मटेरियल कॉन्ट्रैक्ट में इस्तेमाल हो जाए, अब जरा इसको गौर से सोचें, एक कॉन्ट्रैक्ट आया, उसमें इस मटेरियल की जरूरत पड़ गई है, और ये मटेरियल अगर यहां ना इस्तेमाल होता तो उल्टा इसको डिस्पोज करने की कॉस्ट पड़नी थी, इसकी रेलेवेंट कॉस्ट इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए क्या लेंगे, बेनिफिट फोरगॉन नहीं, कॉस्ट फोरगॉन, और वो बेनिफिट बन जाएगा। क्या ये बेनिफिट नहीं है कि यार अगर इस मटेरियल को यहां इस कॉन्ट्रैक्ट में ना इस्तेमाल करता तो मुझे कॉस्ट बियर करनी पड़नी थी इसको डिस्पोज ऑफ करने की, ये इसमें इस्तेमाल हो गया, मुझसे मेरी वो कॉस्ट सेव हो गई। ऐसे को कॉन्ट्रैक्ट में इस्तेमाल करने की कॉस्ट नहीं होती, बेनिफिट लिया जाता है उसको, यानी कि वो बड़ी चेंज किस्म की चीज होती है कि जैसे एक कॉन्ट्रैक्ट है उसकी कॉस्टिंग कर रहे हैं, मटेरियल लगाया, ठीक है, ये इसकी कॉस्ट आ गई, मैं इसको कोई वैल्यू दे देता, 20 है, लेबर है इसकी कोई 10 रुपए की कॉस्ट है, और दीगर अखराजात है। अब वो स्पेशल मटेरियल है, वो उल्टा बेनिफिट क्रिएट कर रहा था फॉर एग्जाम्पल 5 रुपए का, वो माइनस में आके इस तरह से आपकी क्या कैलकुलेट हो रही होती है बेटा, पूरी रेलेवेंट कॉस्ट। ये मैं उस मटेरियल की बात कर रहा हूं, ये एक डिफरेंट नेचर का है। पास्ट में मुझे पास्ट पेपर भी इवन इसका याद है, ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड के नाम से सवाल था 2015 का, एग्जामिनर ने स्पेसिफिकली ऐसा मटेरियल पूछा था कि भाईजान ये बड़ा डेंजरस मटेरियल है, अगर इसको यहां ना इस्तेमाल करेंगे तो इसकी इतनी कॉस्ट है। तो सर उसको इस कॉन्ट्रैक्ट में एंगेज करने से एक बेनिफिट आएगा, और बेनिफिट क्या होगा, कॉस्ट सेव हो जाएगी। कॉस्ट सेविंग इज अ बेनिफिट इन द लैंग्वेज ऑफ रेलेवेंट कॉस्टिंग, बेनिफिट फोरगॉन इज अ कॉस्ट इन द लैंग्वेज ऑफ रेलेवेंट कॉस्टिंग। क्या सही है सर, एग्री करते हैं? बेनिफिट फोरगॉन कॉस्ट है, कॉस्ट सेव बेनिफिट है, ठीक है, ये पुरानी टर्मिनोलॉजीज है। तो मेरा ख्याल है यहीं पे इसको एंड कर देते हैं मटेरियल तक। कल की नशिस्त में मेरा ख्याल है उम्मीद है कि 15 मिनट में हम इसको वाइंड अप करके इंशाल्लाह अपने पहले ऑफिशियल चैप्टर पे स्विच कर रहे होंगे। पेज नंबर्स मैंने आपको बता दिए हैं, बेशक छठा पेज छोड़ दीजिएगा, आप पहले 5 पेज जेल में रखें, उसके अंदर ये सारी डिस्कशन हुई है, कॉस्ट की क्लासिफिकेशन से लेके मटेरियल की रेलेवेंट कॉस्टिंग तक, ठीक है सर। और दूसरी रिक्वेस्ट है बेटा कैलकुलेटर्स कल से ले आइए, शायद हम कल सवाल शुरू कर पाए, नहीं तो परसों तो शुरू हो ही जाए, ठीक है। और पहले सुन लें कैलकुलेटर्स, वो जो ये इससे परहेज करना है, ठीक है ना जी, ये नहीं जो आपके साथ इंशाल्लाह एग्जाम में जाएगा वो आज से आपके हाथ में हो, ताकि आपके हाथ की ग्रिप उसके ऊपर बेटा स्ट्रांग होनी चाहिए। और ये तमाम सब्जेक्ट्स के लिए एक एडवाइस है आपके लिए। और वो मुंशियों वाला कैलकुलेटर भी नहीं लेके आना, वो जो मोटे मोटे डिजिट्स वाला होता है, चल रहे होते हैं ना, वो उस पर बाकी अकाउंटिंग में चल जाता है, यहाँ पे आपको कंपाउंडिंग करनी होती है, डिस्काउंटिंग करनी होगी तो नहीं, साइंटिफिक जो एग्जाम में इंशाल्लाह जाएगा आपके साथ वो लेके आएगा, ठीक है ना। कोई सवाल किसी का?